क्योंकि आपने शुरुआत की है, मैं तो ये मान के चल रही हूँ कि 10 से 15 दिन लगेगा उस फ्लो में आने में। ठीक है, अभी यस आपके मैम। पास एनफ टाइम है, 10 से 15 दिन लगेगा हाँ। उस फ्लो में आने में। जैसे मैं राधा का ही बता रही हूँ, राधा का जब शुरू में मैं आंसर देखती थी तो उनका कंटेंट तो ठीक रहता था, लेकिन उसमें बहुत सारी गलतियां थी, लेकिन अभी इनका ठीक आ रहा है। मैंने आप सभी से इस चीज के लिए बोला है कि अभी आप उस फेर में मत पड़िए कि मुझे बिना देखे लिखना है। आपको अगर भूल रहा है, आप कंटेंट देखिए एक बार सरसरी निगाह से और फिर लिखना शुरू करिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। अगर आप सब कुछ अपने से लिखने लगेंगे तो आपका मोरल डाउन हो जाएगा पूरा का पूरा। अभी आपको शुरुआती टाइम पे आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। यदि आप कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे और आप ये बोलेंगे कि हम ये कर लेंगे, तो आप डेफिनेटली कर लेंगे। ज्यादातर लोगों का ये है कि एलटी मेरा क्लियर तो हो गया है, लेकिन मैं मेंस कर ही नहीं पाऊंगा। अनजाने में सही अपने मन में वो पूरे टाइम ये बात बोल रहे हैं। तो ये बात आपको नहीं बोलनी है। आपको ये समझना है कि अगर आप क्वालिफाइड है बाकी लोगों से, कहीं ना कहीं आप एक स्टेप आगे हैं, तो आप इसको एज अ पॉजिटिव चीज लीजिए। और आप में से बहुत सारे लोग जीआईसी का एग्जाम देंगे या जितने भी एग्जाम होंगे, इवन मुझे ऐसा लगता है कि टीजीटी पीजीटी शायद नेक्स्ट वैकेंसी जो है उसमें भी टायर 1 टायर 2 हो सकता है, जितना हम करंट सिनेरियो जो देख रहे हैं। तो आपको उसके लिए तैयार होना है। ठीक है, तो मैम अनुभव मेरा आप भी। बोलिए। मैम मेरी मेरी जो मतलब आंसर शीट थी उसमें आपने देखा कि मेरी क्या मिस्टेक है? मैंने देखा है, मैं आप सभी के साथ रिव्यू शेयर करूंगी, इसलिए मैं लाइव क्लास में ही शेयर करूंगी। किसी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाया था, इसलिए मैं वहां पे मैसेज टैग करके नहीं बता पाई, पर मैं यहाँ पे डायरेक्ट आप लोग को बताऊंगी क्लास के एंड में। ओके, अनुभव आप ओके मुझे मैम। एटलीस्ट एक आंसर तो शेयर कीजिए। ठीक है, ओके। मधुलिका जी आप भी क्लास में जुड़ी हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा। ड्रामा के यूनिट में मैंने 2 ड्रामा कंप्लीट किए हैं। 12th राइट मैंने मैम बताया है। एक चीज, जी बोलिए। मैम आपने नून ने मैसेज भेजा था ना कि क्वेश्चन को करके 4 PM से, तो मेरे लिए वो प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि मैं 5 बजे घर पहुंचती हूँ, 5:15 हो कल ही जाते हैं। मैंने भेजा है मैसेज, वो आज का नहीं है, मैसेज कल का है। अच्छा, लेकिन उसमें टुडे दिखा रहा था आपने। अच्छा, आज मुझे ऐड किया होगा इसलिए मुझे मैसेज आज मैंने ऐड किया था। अच्छा हो सकता है, हो सकता है कल टेलीग्राम पे कल ही हाँ। मैसेज मैंने कर दिया था, पर बहुत लोगों ने असाइनमेंट भेजा नहीं है, और व्हाट्सएप पे मैंने आज उस अच्छा। मैसेज को दोबारा से भेजा है। मैं शाम को ही क्लास के बाद भेज देती हूँ मैसेज, जिससे कि आप लोग टाइम निकाल के आप दोपहर तक भेज दीजिए। समझ रहे हैं? कोई बात नहीं, आप अभी जुड़ी हैं। आप लेकिन जो जो भी पिछले असाइनमेंट है, आप उसके क्वेश्चंस को नोट डाउन करते जाइएगा और वहां से आपको आंसर लिखने हैं। जो भी क्वेश्चंस मैं देती हूँ ओके। असाइनमेंट में, वो नोट से कहीं भी अलग नहीं होते, तो आपको ये परेशानी नहीं होगी कि अलग क्वेश्चन दे दिया। जो क्वेश्चन मैं क्लास में डिस्कस करूंगी वही मैं आपको असाइनमेंट के लिए दूंगी, या जो मैं असाइनमेंट में दूंगी वही आपसे आपके साथ में डिस्कशन करूंगी। ठीक है, इसके ओके अलावा ओके मैं मैम, एक बात थैंक। और बोलना चाहती हूँ। आप में से कई सारे लोगों के पास रंजीत सिंह सर की बुक है, शायद नहीं है, कुछ के पास है, कुछ के पास नहीं है। ठीक है, रंजीत सर की मैंने बुक देखी है। इट इज गुड, मैं ये नहीं कहूंगी कि बुरी है, इट इज गुड। लेकिन इसमें एक कमी है जिसको आप लोग ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या फॉलो करना है क्या नहीं फॉलो करना है वो मैं आपको क्लियरली बता दे रही हूँ। यहाँ पे एक चीज फॉलो आप कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाएंगे। जैसे मैंने 12th नाइट का ही देखा, तो उसमें सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल क्वेश्चन था, मालवोलियो के ऊपर एक क्वेश्चन था, और जॉन रस्किन का जो एक कोटेशन है कि शेक्सपियर हैज नो हीरो ओनली हीरोइंस, ये वाला एक कोटेशन था, है ना। या जेंडर आइडेंटिटी को कैसे उन्होंने चैलेंज किया। तो ये इन्होंने क्वेश्चन तो अच्छे लिखे हैं, लेकिन आपको भी पता है कि अगर ड्रामा आ रहा है, नॉवेल आ रहा है या पोएट्री आ रहा है, जितना मैंने प्रीवियस पैटर्न जितने भी एग्जाम्स के देखे हैं, कभी भी इन यूनिट से आपको सिर्फ शॉर्ट पे नहीं मिलेगा, ज्यादातर आपको लॉन्ग में मिलेगा, और लॉन्ग के साथ साथ शॉर्ट में मिलेगा। तो जब आप इन यूनिट्स की तैयारी लॉन्ग के अकॉर्डिंग करेंगे तो आपका शॉर्ट ऑटोमेटिक बन जाएगा। उसमें एक कमी है कि जितने भी आंसर है वो बहुत छोटे लिखे हुए हैं, और उसमें कोटेशंस उन्होंने बहुत ज्यादा इंक्लूड करी है। इतना बच्चों को कोटेशन नहीं याद होगा जितना मैं प्रैक्टिकली समझ पा रही हूँ। की वर्ड्स कोटेशंस इतनी याद नहीं होंगी। तो आप क्वेश्चंस को देखिए, और क्वेश्चंस में भी डिस्कस भी करती जा रही हूँ कि क्या क्या है, मैंने अभी आपको बताया जस्ट। तो आपको उन चीजों को देखना है। उसके अलावा जैसे कुछ लेक्चर्स मैंने यूट्यूब पे भी अपलोड किए हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, डिस्गाइज का, डिस्गाइज एंड मिस्टेकन आइडेंटिटी फ्रॉम 12th नाइट, है ना। इसके अलावा एज अ रोमांटिक कॉमेडी मैंने डिस्कस किया है, मैकबेथ का, मैकबेथ एज अ ट्रेजिक हीरो। आप लोगों के साथ मैंने शेक्सपियरियन ट्रेजेडी वाला भी डिस्कस किया है, लेडी मैकबेथ के ऊपर भी डिस्कस किया है, थीम ऑफ एम्बिशन मैंने डिस्कस किया है। ये पॉसिबल नहीं है कि मैं हर चीज का लेक्चर बनाती रहूं, है ना, इतना टाइम नहीं है। तो कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं लेक्चर बना देती हूँ, और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट मुझे लगता है मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। तो दोनों चीजों को पैरेलल लेके चल रही हूँ। ये भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि एक टॉपिक पे अगर 6 से 7 क्वेश्चन बन रहे हैं तो वो मैं हर क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करूँ, ये पॉसिबल नहीं है। ये आप भी समझ रहे हैं, इतना टाइम नहीं है आपके पास, हमें सारा सिलेबस कवर करना है।
तो मुझे जो लगता है जहाँ पे कि जो मुझे इंपॉर्टेंट है, जो डिस्कस करना जरूरी है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। बाकी मैंने पूरा क्वेश्चन आंसर भेजा हुआ है, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन हैं जो मैं द मर्चेंट ऑफ वेनिस पे मैंने आपको कल ही भेजा है, जिसमें शायलॉक का कैरेक्टर, पोर्शिया का कैरेक्टर, थीम है, मर्सी की थीम, और उसमें कास्केट सीन, ये सभी क्वेश्चंस हैं जो आपको पढ़ने हैं। आंसर्स लेंदी हैं, लगभग 400 वर्ड लिमिट्स है, वर्ड की लिमिट। उसका रीजन सिर्फ यही है कि आप जब पढ़ते हैं तो आधा दिमाग से गायब हो जाता है। तो आप जब पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा कि मुझे क्या लिखना है। हेडिंग वाइज मैंने आंसर किया है। हेडिंग वाइज इसलिए किया है कि यदि आप चाहें तो पैराग्राफ में लिख सकते हैं, आप चाहें तो हेडिंग में लिख सकते हैं। यदि मैं पैराग्राफ में दूंगी और आप चाहें हेडिंग में लिखना, तो फिर हेडिंग बनाना थोड़ा सा मुश्किल टास्क हो जाता है, इसलिए मैं हेडिंग वाइज आपको आंसर दे रही हूँ। दूसरी चीज जो आप लोग एक गलती कर रहे हैं आंसर राइटिंग में, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन की हेडिंग में आपको सिर्फ समझाने के लिए आंसर में भेज रही हूँ, ताकि आपको पता चले कि ये इंट्रोडक्शन है, ये कंक्लूजन है। आपको अपने आंसर में इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन हेडिंग बना के नहीं लिखना है। क्या आप ये बात समझ रहे हैं? ये गलती आप लोग कर रहे हैं, इसको अवॉइड कीजिए। जो लॉन्ग आंसर है उन्हें आप हेडिंग में लिखेंगे, जो शॉर्ट में दूंगी उसे आप हेडिंग में नहीं लिखेंगे, उसे आप 2 पैराग्राफ डिवाइड करेंगे। उसमें भी गलती आप में से कई लोग कर रहे हैं कि वर्ड लिमिट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, या लॉन्ग आंसर में कुछ लोग कोटेशंस एक ऐड करके बाकी छोड़ दे रहे हैं। अभी तो देखिए आपके पास टाइम है, अभी आपके पास स्टडी के नोट्स हैं, मैंने आपको पूरी फ्रीडम दी है कि आपको अगर भूल रहा है तो आप उसे कहीं से देख के लिखें। आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, एग्जाम में क्या कर रहे हैं वो एग्जाम के टाइम पे आपको पता चलेगा। तो अभी आप कोटेशंस में थोड़ा सा कमी मत करिए, 2 से 3 कोटेशन आपको ऐड करनी है, और बहुत बड़ी बड़ी नहीं, सिर्फ एक एक लाइन की, 1.5 लाइन की मैक्सिमम। मैं ये कहूंगी कि 1.5 लाइन की, आप 1 लाइन की ऐड करें वो भी एनफ है। इससे एग्जामिनर को पता चलेगा कि इस बच्चे ने पढ़ा है। अभी तक हमने जितने भी प्ले डिस्कस किए हैं बहुत ज्यादा कोई टिपिकल नहीं है। हम सब लोग 4-4 सालों से शेक्सपियर के प्ले पढ़ते चले आ रहे हैं, और ये सारे प्ले तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी पढ़े हैं। कोटेशंस में आपको प्रॉब्लम ना हो इसके लिए आप लोगों ने देखा होगा, मैंने एक नोट शेयर किया है जिसमें हेडिंग डली है शायद यूनिवर्सल कोटेशंस या कुछ ऐसे डाला है मैंने। लगभग 10 से 15 कोटेशन है हर प्ले के ऊपर, और उसमें नीचे मैंने आपकी हेल्प के लिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाला है कि कौन सा क्वेश्चन आए तो आपको क्या कोटेशन लिखनी है। क्या आपने देखा है उसको, उस नोट्स को? तो आपने देखा होगा। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, और ऐसा मैं हर प्ले में करूंगी। ठीक है, 2 से 3 प्ले जब इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं आपको कोटेशन भेजूंगी, तो कोटेशन वाली जो प्रॉब्लम आपको आ रही है वो आपको नहीं होगी। मटेरियल मैं आपको दे रही हूँ। एक जो बहुत अच्छी एडवाइस मैं आपको देना चाहूंगी, यदि आप फॉलो कर रहे हैं तो मैक्सिमम आप 2 मेंटोर को फॉलो करिए। बाकी देखिए इट्स टोटली योर चॉइस, ये मैं नहीं बोलूंगी कि आप कितनों को फॉलो करिए कितनों को नहीं, क्योंकि आप में से कई सारे स्टूडेंट्स हैं, इवन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपको शेयर कर रही हूँ। मैंने अपनी लाइफ में केवल 2 ही मेंटोर को फॉलो किया, एक है अजय सर और एक सर है प्रेम सर। ठीक है, केवल 2 को मैंने फॉलो किया, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं 10 जगह देखूं। सबका स्टडी मटेरियल अलग होता है, सबकी स्ट्रेटेजी अलग होती है। मैं कुछ और पढ़ा रही हूँ इसी चीज को, कोई टीचर दूसरे तरीके से पढ़ाएंगे, तो स्टूडेंट लेस टाइम के कारण कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन ज्यादा अच्छा बता रहा है। दूसरा कोई थोड़ा भी ज्यादा अच्छा बताएगा, स्टूडेंट उधर घूम जाएगा, फिर कुछ और बता रहा है, यहाँ ये नहीं मिसिंग है, यहाँ वो मिसिंग है। इसमें क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। और ये आपको भी पता है कि कोई कितना भी अच्छा पढ़ा ले, आप कितना भी अच्छा पढ़ ले, जो एग्जाम में आप लिखेंगे वो तो टोटली थोड़ा सा डिफरेंट ही रहेगा, वो आपका अपना रहेगा। तो बेहतर है कि अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय आपको जो स्टडी मटेरियल मिल रहा है, आप 1 या 2 सोर्स सबसे अच्छे, जैसे अमृता है वो भी अच्छा पढ़ा रही है, पोइट्री का अच्छा पढ़ा रही है, तो आप पोइट्री का भी आप उससे देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप कोशिश करें कि लिमिटेड करें। आप यूनिट वाइज या तो डिसाइड कर ले कि मैं यूनिट वाइज इस टीचर का यहाँ से देखूंगी, इस टीचर का यहाँ से देखूंगी। ये आपको अपने को लिमिटेड करना होगा। एग्जाम की तैयारी में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट अहम जो स्टेप होता है वो होता है अपने स्टडी मटेरियल को लिमिटेड करना, और अपने जो मेंटोर है उन्हें भी लिमिटेड करना। नहीं, मैं हूं नहीं, तैयारी कर रही हूँ। ठीक है, 1 मिनट। ओके, सो आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर है। देखिए यहाँ पे मैं इन सारी चीजों को बताती हूँ, मुझे पता है आपका समय बहुत कीमती है, मेरा भी बहुत समय कीमती है, पर ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ये आपकी तैयारी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती हैं। सबके पास स्टडी मटेरियल है, किसी के पास स्टडी मटेरियल की कमी नहीं है। ठीक है, और आप लोगों को जो मैंने लास्ट टाइम भी जो क्लास में बताई थी चीज, जब भी आप किसी भी वर्क को पढ़ेंगे आपको उसका थ्रू आउट नॉलेज होना जरूरी है। यदि नहीं है, आधा अधूरा ज्ञान आपका यहाँ पे काम नहीं आएगा। प्लॉट आप, आई होप कि आपने पढ़ा होगा, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी लिख दिया था टॉपिक कि क्या हम आज डिस्कस करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आप पढ़ के आए होंगे। आपको सभी प्लॉट की सीक्वेंस वाइज स्टोरी पता होनी चाहिए।
यदि नहीं पता है तो आप एक बार लिट चार्ट से या विकिपीडिया से कहीं से आप पढ़ेंगे। अगर आप सीक्वेंस में पढ़ेंगे चीजें तो आपको लिखने में आसानी होगी आंसर। नहीं तो कहीं आप कास्केट सीन लिख रहे हैं, कहीं आप एंटोनियो का शिपरेक का सीन लिख रहे हैं, कहीं आप जो ट्रायल सीन है आप वो लिखने लगे, तो इस तरह आपका आंसर खुद ही एक सीक्वेंस में नहीं रहेगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे और कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके छूट जाएंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर आप देखें तो ज्यादातर जो आपके आंसर द मर्चेंट ऑफ वेनिस में है वो शाइलॉक, एंटोनियो, बसानियो और पोर्शिया, इन्हीं चारों कैरेक्टर के चारों तरफ घूमेंगे आपके आंसर, तो आपको उसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी जो एक अधूरा टॉपिक है उसे डिस्कस करूंगी और उसके बाद द मर्चेंट ऑफ वेनिस डिस्कस करूंगी। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला सेक्शन रह गया था एक्टिव पैसिव में, मैं उसे डिस्कस करूंगी। ठीक है, और उसके बाद द मर्चेंट ऑफ वेनिस स्टार्ट करके फिर मैं रिफॉर्मेशन वाला टॉपिक आज कंप्लीट करूंगी। ठीक है, पहले बताइए आप लोग की क्या स्क्रीन आपको दिख रही है? यस मैम। ओके, आप लोगों को जहां कहीं भी स्टडी मटेरियल में कोई प्रॉब्लम आए आप मुझे बताइएगा, कहीं आपको समझने में प्रॉब्लम आए तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, ओके, हमने इसके पहले सारे रूल्स डिस्कस कर लिए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के। अभी मैं आपको आंसर नहीं भेज पाई हूँ, ठीक है, पर मैं भेज दूंगी जितने भी एक्सरसाइज थे उनके, उन सभी के आप मैच कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार पूछा गया है, जिसमें आपको नाउन को वर्ब में या वर्ब को नाउन में इस तरह से बदलना होता है, तो आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती है। ठीक है, आपको इंस्ट्रक्शन मिलती है कई बार, और कंफ्यूजन ये हो जाता है उन लोगों को जिनका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर नहीं है। हालांकि ये बहुत इजी रूल है, लेकिन कंफ्यूजन वहां पे होगा जब आपका रूल ही नहीं क्लियर है। तो ये आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच अपने से पढ़ना है। मैं लेक्चर्स अपलोड करूंगी पर उसमें टाइम लग सकता है, तो ये आप लोग एक्सीलेंट और रेन एंड मार्टिन से कवर कीजिए पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे रूल्स। ठीक है, पहला है नाउन को वर्ब में बदलना। बहुत सारे ऐसे नाउन के वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम वर्ब में बदल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, एक वर्ड होता है एडवाइस और एक वर्ड होता है एडवाइज, दोनों का प्रोनाउंसिएशन भी अलग है। तो अब सेंटेंस है ही गेव मी एडवाइस, उसने मुझे एडवाइस दी, ये नाउन है। यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि आपको किस वर्ड को नाउन में बदलना है या किस वर्ड को वर्ब में बदलना है। यहाँ पे सीधा इंस्ट्रक्शन दिया है कि नाउन है और आपको वर्ब में बदलना है। तो एडवाइस ही है एक ऐसा वर्ड जिसको आप वर्ब में बदल सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? He advised me। ठीक है, क्या हो जाएगा? He advised me। ठीक है, कोई और आप एग्जाम्पल बता सकते हैं, कोई ऐसा वर्ड जो कि नाउन से वर्ब में बदला जा सकता है? बताइए कुछ ऐसे वर्ड्स। जैसे देखिए, एक होता है वर्ड ब्रेक। मैम डू द प्रैक्टिस, आई प्रैक्टिस्ड ग्रामर एवरी डे। सर मैम एक में नाउन हो जाएगा ऊपर और दूसरे में वर्ब हो जाएगा। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा बताया आपने। ठीक है, प्रैक्टिस ये भी अच्छा है। ठीक है, अच्छा, प्रॉमिस भी हो जाएगा। हाँ ठीक ठीक, प्रॉमिस हो जाएगा, प्रॉमिस एक नाउन हो जाएगा। ओके मधुलिका जी, मैं आपको भेज दूंगी। ठीक है, तो प्रॉमिस का भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है इसके लिए मैं आपको रेन एंड मार्टिन की बुक से ही एक चैप्टर है, उसमें बहुत अच्छा चैप्टर है जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का दिया हुआ है, कैसे एक वर्ड को अलग अलग तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो वो मैं आज ही आपको भेज दूंगी, इसको आप पढ़िएगा और बहुत अच्छा चैप्टर है। और आपको टीजीटी पीजीटी में भी जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको भी यहाँ से बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ये आपको समझना है कि कैसे वर्ड्स को हम चेंज करते हैं अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में। दूसरा है वर्ब को नाउन में बदलना। ठीक, वर्ब को नाउन में बदलना। ठीक है, तो ही प्रॉमिस्ड दैट ही वुड कम, ये यहाँ पे देखिए वर्ब है। अभी जैसे आप में से किसी ने बताया ये वर्ब है। वर्ब से अगर हम नाउन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? ही मेड अ प्रॉमिस दैट ही वुड कम। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको ये पता है कि ये वर्ड का नाउन या वर्ब ये बनेगा, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम कैसे सेंटेंसेस में चेंज करेंगे। अगर आप देखें तो थोड़ा थोड़ा सेंटेंस में भी चेंज आ जा रहा है। यहाँ पे देखिए ही प्रॉमिस्ड का हो गया ही मेड अ प्रॉमिस, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है दिस ब्लेड इज मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? मेड वर्ड है उसको आप चेंज करेंगे और आपको नाउन बनाना है, तो आप क्या कर देंगे? दिस ब्लेड इज ऑफ इंडिया मेड। अब देखने में हो सकता है आपको अजीब लगे कि ऑफ इंडिया मेड क्या है, ऑफ इंडिया मेड क्या है, लेकिन आपने इसको वर्ब से नाउन बनाया है, तो इस वजह से आपको ये चेंज करना पड़ रहा है।
समझ पा रहे हैं? तो इसको आप एक बार लिख सकते हैं, दिस ब्लेड इज ऑफ इंडिया मेक। हालांकि ऐसे कोई बोलता नहीं है, मेड इन इंडिया ही बोला जाता है, लेकिन एक सेंटेंस के एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए। ही रिजेक्टेड ऑल वी प्रपोज्ड, ही रिजेक्टेड ऑल वी प्रपोज, तो प्रपोज्ड का क्या हो जाएगा? प्रपोजल, ठीक है। प्रपोज्ड का क्या हो जाएगा? प्रपोजल। ओके, तो ये भी आपको समझना है, ही रिजेक्टेड ऑल वी प्रपोज, तो प्रपोज का हो जाएगा प्रपोजल। तो अब आपको आज काम करना ये है, रेनिन मार्टिन की बुक उठाइएगा और आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे, उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, नाउन को एडजेक्टिव में बदलना है। जैसे नाउन कोई वर्ड है, नाउन क्या है? गिल्ट। ये नाउन वाला चैप्टर मैंने जब पढ़ाया था पार्ट्स ऑफ स्पीच में, अगर आप में से किसी ने देखा उस लेक्चर को, तो मैंने बहुत सारे ऐसे बताए हैं कि कैसे नाउन को एडजेक्टिव में बदला जाएगा, एडजेक्टिव से कैसे नाउन बनाया जाएगा, ये मैंने बनाया है, तो आप इसको देख सकते हैं। ही एडमिटेड हिज गिल्ट, क्या हो जाएगा? गिल्ट, गिल्ट से हम क्या बना देंगे? गिल्टी। ही एडमिटेड दैट ही वाज गिल्टी, क्या हो जाएगा? ही एडमिटेड दैट ही वाज गिल्टी, राइट। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है? ओके, ही पास्ड हिज लाइफ इन पीस, पीस का हम क्या बना सकते हैं? पीसफुल। ही पास्ड अ पीसफुल लाइफ, ठीक है। तो ये आपका बन गया एडजेक्टिव। नेक्स्ट है एडजेक्टिव को नाउन में बदलकर। एडजेक्टिव को नाउन में कैसे बदलेंगे? देखिए, जैसे ये एडजेक्टिव है सक्सेसफुल, हिज एफर्ट्स वर सक्सेसफुल, सक्सेसफुल इसका हम क्या बना सकते हैं? नाउन कैसे बनाएंगे? तो सक्सेसफुल का हो जाएगा सक्सेस, और वर्ब अगर बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? सक्सीड, है ना। ये आपको, ये कई बार सक्सीड की स्पेलिंग भी पूछी जाती है, सक्सेस की स्पेलिंग लोग गलत कर देते हैं, तो ये आपको स्पेलिंग समझना है। ही गॉट हिज सक्सेस इन हिज एफर्ट्स, ही गॉट हिज सक्सेस इन हिज एफर्ट्स। नेक्स्ट है मिल्क मेक आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग, मिल्क मेक्स आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग वर्ड है जो आपका एडजेक्टिव है। आप तो आपके लिए देखिए बहुत आसान है, आपको सेंटेंस में देखना है कि कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है, ये आपका इंस्ट्रक्शन रहेगा, और आपको समझना है कि कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है। दो आपको एडजेक्टिव मिलेंगे नहीं। तो स्ट्रॉन्ग का क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ। मिल्क गिव्स स्ट्रेंथ टू आवर बॉडी, मिल्क गिव्स स्ट्रेंथ टू आवर बॉडी, राइट। बहुत छोटा सा टॉपिक है, कंप्लीट होने वाला है। नाउन को एडवर्ब में बदल के, अब नेक्स्ट है नाउन को एडवर्ब में बदलकर। तो आपको एडवर्ब पता है क्या होता है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ मैनर, बहुत सारे आपने पढ़े होंगे। जैसे यहाँ पे लिखा ही गोज टू दिल्ली एवरी वीक, वीक क्या है? वीक एक नाउन है, वीक एक नाउन है, लेकिन अगर आपको इसे एडवर्ब बनाना है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बनाना है, एडवर्ब ऑफ टाइम बनाना है, तो आप क्या लिखेंगे? वीकली। ही गोज टू दिल्ली वीकली, ठीक है। वीकली किस कैटेगरी में आएगा ये बताइए जरा आप लोग? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आएगा कि एडवर्ब ऑफ टाइम में आएगा? ये बताइए। टाइम में आएगा मैम, टाइम में आएगा मैम। फ्रीक्वेंसी का कोई एग्जांपल दीजिए, फ्रीक्वेंसी का। ऑलवेज, ऑफन, ऑलवेज, सेल्डम। ठीक है, ट्वाइस, थ्राइस, ये सारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं, ये आपको पढ़ना है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एडवर्ब को नाउन में बदल के, नेक्स्ट है एडवर्ब को नाउन में बदल के। अब एडवर्ब कौन सा यहाँ पे वर्ड है? केयरफुली। केयरफुली का हम क्या बनाएंगे? केयर। डू दिस वर्क केयरफुली, तो हम क्या लिख देंगे? डू दिस वर्क विद केयर, विद केयर आपको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप ये समझिए कि सिर्फ हमें यही नहीं जानना है कि इस सेंटेंस को, इस पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम नाउन से वर्ब कैसे बनाएंगे, वर्ब से नाउन कैसे बनाएंगे। आपको ये भी समझना है कि अगर हमने चेंज किया है, इट इज अ काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हमने चेंज किया है तो हम कैसे प्रॉपर ग्रामर के यूज के साथ इसको चेंज करेंगे कि हमें सेंस भी मिल जाए और ग्रामर भी गलत ना हो, ठीक है। ही स्पोक टू मी एंग्रीली, एंग्रीली को क्या हम लिखेंगे? बहुत लोग यहाँ लिख सकते हैं ही स्पोक टू मी विद एंगर, तो विद यहाँ पे गलत हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? इन एंगर। ये एक कॉमन मिस्टेक है, जो प्रेपोजिशन की गलती होती है। तो प्रेपोजिशन पे मैं एक क्लास लूंगी आपकी, एक या 2 से 3 क्लास शायद हो सकती हैं, क्योंकि वो लेंदी टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट है एडजेक्टिव को एडवर्ब में बदलकर। क्या है? एडजेक्टिव को एडवर्ब में बदलकर। एडजेक्टिव हमें देखना है क्या है? He was attentive in reading the book। देखिए attentive in लगा, ये भी आप याद रखिए। He was attentive in reading the book, तो क्या हो जाएगा? attentive का हम क्या लिख सकते हैं? attentively। He was reading the book attentively, बहुत ध्यान पूर्वक वो बुक पढ़ रहा था, ठीक है। नेक्स्ट है एडवर्ब को एडजेक्टिव में बदलकर। एडवर्ब को एडजेक्टिव में बदलकर, तो यहाँ पे एडवर्ब पहले ही आ गया, लकली ही हेल्प मी।
ये दोनों तरीके से सेंटेंस बन सकता है, ही हेल्प मी लकली या लकली ही हेल्प मी। जिसके ऊपर एम्फेसिस करते हैं उसको हम पहले लिखते हैं। ग्रामेटिकली दोनों करेक्ट है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा चेंज करने में मुश्किल हो सकती है। यहाँ पे हमें लगाना है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट जो कि है इट। इट वॉज लकी दैट ही हेल्प मी, इट वॉज लकी दैट ही हेल्प मी। ठीक है, यहाँ पे अगर आई वॉज लकी भी आप कर सकते हैं, बट क्योंकि यहाँ पे आपको चेंज नहीं करना है या दो आपको प्रोनाउन नहीं बनाने हैं, तो यहाँ पे जब भी आपको सब्जेक्ट नहीं मिलता, ये आपको पता ही है रूल, जब भी कोई सब्जेक्ट नहीं मिलता तो हम वहां पे इट का यूज करते हैं एज अ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। जैसे कि आज संडे है तो इसका क्या करेंगे, टुडे इज संडे। ठीक है, टुडे इज संडे। बट अगर हम बोलेंगे कि रेनी डे है, ठीक है, रेनी डे है, तो उसका हम क्या करेंगे, रेनी डे तो कोई यहाँ पे आपको सब्जेक्ट मिला नहीं तो आप बोल देंगे इट इज अ रेनी डे। तो ये आपको पता है। नेक्स्ट है एडजेक्टिव को वर्ब में बदलकर। एडजेक्टिव को वर्ब में बदलकर, जैसे एडजेक्टिव यहाँ पे क्या है, दिस वाज अ प्लेजेंट न्यूज टू मी। न्यूज एक नाउन है, न्यूज के पहले आपने एडजेक्टिव लगाया, तो यहाँ पे आप कैसे चेंज कर सकते हैं, दिस न्यूज प्लीज्ड मी, दिस न्यूज प्लीज्ड मी। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। नेक्स्ट है वर्ब को एडवर्ब में बदलकर। वर्ब आप जान रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया सक्सीड, सक्सीड एक वर्ब है। द हंटर सक्सीडेड इन किलिंग द टाइगर। किलिंग की स्पेलिंग आप याद रखेंगे, KILL है। द हंटर सक्सेसफुली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडवर्ब कैसे बनाएंगे, सक्सेसफुली किल्ड द टाइगर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आई फोर्स्ड हिम टू गो आउट। आई फोर्स्ड हिम टू गो आउट। फोर्स क्या है आपका, फोर्स आपका वर्ब हो गया, और एडवर्ब आप कैसे बनाएंगे, फोर्सिबली, फोर्सिबली। ठीक है, फोर्सफुली। यहाँ पे आपको फोर्सिबली की स्पेलिंग याद रखनी है, BILY नहीं होगा, BLY होगा। फोर्सफुली नहीं हो सकता, फोर्सफुली भी हो सकता है, फोर्सफुली भी हो सकता है, वो भी करेक्ट है। ठीक है, एडवर्ब को वर्ब में बदलकर। नेक्स्ट है एडवर्ब को वर्ब में बदलकर, जैसे ही विल गो टू स्कूल हरीडली, या हम अगर इसे बनाना चाहें, एक और वर्ड है इन अ हरी। ये बताइए ये कौन सा वर्ड है, इन अ हरी अगर मैं लिखूंगी तो ये जो हरी वर्ड आया है ये किस कैटेगरी में आएगा, नाउन। ये नाउन आएगा। ठीक है, तो अगर आपको हरीडली वर्ड को नाउन में चेंज करना है, देखिए नाउन ऐसे अभी ऐसे भी आप जान सकते हैं, नाउन के पहले आर्टिकल लगता है, ये भी एक पहचान है। ठीक है, तो अगर आप नाउन में चेंज कर सकते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो आप लिख सकते हैं ही विल गो टू स्कूल इन अ हरी। लेकिन अगर आप इसे वर्ब में चेंज करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, ही विल हरी टू स्कूल, ही विल हरी टू स्कूल। हरी टू स्कूल मतलब जल्दीबाजी में जाना। ठीक है, इन अ हरी अगर आएगा तो ये नाउन है। तो ये आपको समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है कि कैसे एक ही वर्ड कैसे अलग अलग जगह अलग अलग रोल प्ले करते हैं। जैसे है ना, आप में से कई सारे लोग हैं यहाँ पे, आप एज ए स्टूडेंट रोल निभा रहे हैं, आप घर में किसी की डॉटर है, किसी की मदर है, या आप में से कोई जो भी बॉय है वो किसी के भाई हैं, ठीक है, किसी के बेटे हैं, तो सबका रोल अलग है, इंसान एक ही है, रोल अलग है, थोड़ा सा चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कुछ और भी एग्जांपल्स हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हिज नरेशन इज फुल ऑफ ब्यूटी, हिज नरेशन इज फुल ऑफ ब्यूटी। अब ये नाउन है तो आप इसको वर्ब में कैसे करेंगे, ही ब्यूटिफाइज हिज नरेशन। क्या हो जाएगा, ही ब्यूटिफाइज हिज नरेशन। ब्यूटी को अगर आप वर्ब में कन्वर्ट करेंगे तो ब्यूटिफाई हो जाएगा, और इसी को आप एडजेक्टिव में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल। ही नरेट्स इन अ ब्यूटीफुल वे, ऐसा आप कर सकते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव देखिए, हिज नरेशन इज ब्यूटीफुल, ये लिखा ही है। एडवर्ब क्या हो जाएगा, ही नरेट्स ब्यूटीफुली। तो ये काफी अच्छे एग्जांपल्स हैं जो आपको समझने हैं। नेक्स्ट है इंटेंशन के ऊपर, हिज इंटेंशन वाज टू इंसल्ट मी, हिज इंटेंशन वाज टू इंसल्ट मी। इंटेंशन को अगर आप लिखेंगे वर्ब में तो क्या हो जाएगा, ही इंटेंडेड टू इंसल्ट मी। इसी वर्ड को अगर आप एडवर्ब में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही इंटेंशनली इंसल्टेड मी। बात एक ही है, देखिए ये बात एक ही है, इस बात के सेंस में कहीं कोई परिवर्तन नहीं आया, सिर्फ आपने सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसमें थोड़ा सा चेंज किया है। नेक्स्ट देखिए नाउन, सक्सेस है नाउन। द हंटर गॉट सक्सेस इन किलिंग द टाइगर, इसे आप वर्ब में अगर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, द हंटर सक्सीडेड इन किलिंग द टाइगर। एडजेक्टिव आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, द हंटर वॉज सक्सेसफुल इन किलिंग द टाइगर। ओके, ये एडजेक्टिव हो गया। और एडवर्ब अगर आप इसे बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, द हंटर सक्सेसफुली किल्ड द टाइगर। क्या आपको लग रहा है कि बातें अलग है, लग रहा है एक ही बात को मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। ठीक
ठीक है। तो आई होप कि आपने इस एक्सरसाइज को जो भी रूल्स थे उसे एंजॉय किया है, और यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज है ये मैं आपको आज दूंगी असाइनमेंट के तौर पे, ठीक है। कुछ और भी दूंगी, सारी एक्सरसाइज आपको एक्चुअली करनी है सॉल्व, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा करके। ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं, और इसी के बाद जो है वो सिंथेसिस स्टार्ट हो गया है, इंटरचेंज ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंसेस। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ, सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन है ये। देखते हैं, मैं डिसाइड करूंगी और मैं आपको बताऊंगी। जो मुझे छोटा टॉपिक लगेगा और जो इम्पोर्टेंट है उसे मैं कंप्लीट करूंगी, क्योंकि इस वीक में, पूरे वीक में मुझे सारे ड्रामा कवर करने हैं। तो ड्रामा कवर करने का मतलब है कि थोड़ा सा बाकी टॉपिक को टाइम कम देना होगा। और आप सभी लोग ग्रामर रेगुलर बेसिस पे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़े, ये आप बताइए। ग्रामर आप सभी लोग रेगुलर बेसिस पे पढ़े हैं? नहीं, मैं पढ़ाऊं या नहीं पढ़ाऊं उससे मतलब नहीं है, मैं तो एडिशनल पढ़ा रही हूँ, ठीक है। मेरा फोकस जो है वो लिटरेचर पे ही रहेगा, पर ग्रामर आप लोगों को अपनी तरफ से पढ़ना है और रोज पढ़ना है, ठीक है। बाइबल की तरफ मान लीजिए, बाइबल नहीं, रामायण और गीता की किताब की तरह, ठीक है। रोज एक पेज पढ़ना है बाइबल तो हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे, है ना। तो ओके, ये हो गया। इसके अलावा ये जो वोकैब वाला सेक्शन है, आप में से काफी लोगों की प्रॉब्लम है वोकैब का सेक्शन, बड़ा ही सेक्शन है एक्चुअली। ये बिल्कुल जीएस के जैसा है। आप एंटोनिम सिनोनिम जितना भी पढ़ लें, आपको लगेगा कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो नहीं आएगा, कुछ और ही आ जाएगा। तो ये फोमो वाली सिचुएशन आपकी रहेगी, पर हमारा काम है पढ़ना। तो इसमें मैं ऑथेंटिक बुक आपको सजेस्ट करूंगी, वर्ड पावर मेड इजी। इस बुक को आप पढ़ेंगे और उससे आप लोगों ने, कई लोगों ने पढ़ाई करी है, बट एक रिवीजन आपको करना है उस बुक से, ठीक है। वन वर्ड और फ्रेजल वर्ब्स के मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगी। एक्चुअली सारे ही मैं नोट्स आपको दूंगी, लेकिन ये पढ़ना आपको, ये मैं नहीं पढ़ाऊंगी क्लास में, ये मैं एक्चुअली क्लियर कर रही हूँ। वो कैप्स आपको याद करनी है, कुछ समझाना नहीं है मुझे इसमें, आपको याद करनी है। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, वो आप पढ़ेंगे। फ्रेजल वर्ब्स थोड़ा सा मैं आपके साथ डिस्कस कर सकती हूँ, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग टॉपिक है, बहुत बोरिंग लगता है, सब एक ही जैसे लगने लगता है। तो ये आपको थोड़ा समझना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस, ठीक है। तो ये बताइए कि क्या नोट्स में कोई दिक्कत आ रही है द मर्चेंट ऑफ वेनिस के नोट्स पे, बताइए। थोड़े से आपको ज्यादा क्वेश्चन इसमें दिखे होंगे, क्योंकि मैंने ज्यादा ही क्वेश्चन। बताइए, आवाज आ रही है आपको? यस मैम। मैम जैसे मैं पीरियड ट्रेजेडी लिखा था, आपने 5 हेडिंग बताई थी, उसके अकॉर्डिंग मैं लिख रही थी, लेकिन वर्ड लिमिट बहुत ज्यादा हो जा रही थी। जैसे एक पैराग्राफ तो ज्यादा हो जाएगा। हेलो, यस राधा, मेरी आवाज आ रही है आपको? आपकी तरफ शायद कुछ नेटवर्क इशू रहता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आप जब बोलते हो ना तो आवाज आधी आती आधी चली जाती है। देखिए, अगर आपको याद हो, हाँ मधुलिका जी, नोट्स आपको मिल जाएगा। अगर आपको याद हो किसी क्लास में मैंने ये चीज बोली थी, मैं आपको जो आंसर दे रही हूँ वो लेंदी दे रही हूँ, ठीक है। अगर आप लोग, जब आप पैराग्राफ वाइज लिखेंगे तो आपको 3 पैराग्राफ मेन बॉडी में इंक्लूड करना, और पैराग्राफ आपके छोटे छोटे होने चाहिए। इंट्रोडक्शन 4 लाइन का, कंक्लूजन 4 लाइन का। जो आपकी मेन बॉडी है वो 3 पार्ट में डिवाइड होनी चाहिए, अगर आप पैराग्राफ वाइज लिख रहे हैं। अगर आप हेडिंग वाइज लिख रहे हैं और आपकी वर्ड लिमिट अगर आपको अलाउ कर रही है, तो आप तीन हेडिंग से 4 हेडिंग आप स्विच कर सकते हैं। हेडिंग में क्या रहता है कि एग्जामिनर को पता रहता है कि सामने वाले बच्चे को आ रहा है, और क्योंकि वर्ड लिमिट अलाउ नहीं कर रही, इसलिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं लिख सकता है। तो आप चाहें तो थोड़े थोड़े सेंटेंसेस में टू द पॉइंट करके आप 4 हेडिंग इंक्लूड कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में बहुत ज्यादा वर्ड्स जाया ना करें आप, समझ रहे हैं। मैंने जो आंसर दिया, अगर आप सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करेंगे तो वर्ड लिमिट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, वो आप गलती ना करें। जो आपको सबसे अच्छे सेंटेंस लग रहे हैं कि ये तो बहुत अच्छी लाइन है, इसको तो ऐड करना बहुत जरूरी है, ये कोटेशन तो बहुत अच्छी, इसके बिना तो आंसर अधूरा लग रहा है, केवल आप उसी को ऐड करें। और कोटेशन मैंने आप सभी को एक बताया, एक आइडियल जो कोटेशन का जो नंबर है वो है 2। आइडियल आपको कोटेशन ऐड करनी है 2 कोटेशन, हर एक आंसर में आपकी ऐड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक आंसर में आपने 3-3 4-4 कोटेशन भर दी, दूसरे में कुछ है ही नहीं, ये आपको नहीं करना है। आप भले ही एक कोटेशन लिखें पर हर आंसर में लिखें,
और 2 कोटेशन मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप एक एक लाइन की लिखें, 1.5 लाइन की लिखें बस, ठीक है। तो इस तरह आपकी वर्ड लिमिट बढ़ेगी नहीं और आपकी जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। क्या नोट्स आपको दिख रहे हैं, बताइए। यस ओके, यहाँ पे हम आज डिस्कस कर रहे हैं कैरेक्टर स्केच ऑफ शाइलॉक, नॉट स्काईलॉक, शाइलॉक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पे द मर्चेंट ऑफ वेनिस हमें पढ़ना है एज अ रोमांटिक ट्रेजेडी, हम कह सकते हैं, ट्रेजी कॉमेडी है, नॉट ट्रेजेडी। ट्रेजी कॉमेडी के एलिमेंट्स भी आपको दिखते हैं, क्योंकि शुरुआत में तो बहुत प्रॉब्लम होती है, बट बाद में सब कुछ अच्छे से रिकॉन्सिलिएशन हो जाता है, रेजोल्यूशन हो जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पोर्शिया का कैरेक्टर। पोर्शिया के कैरेक्टर को आप एसोसिएट या रिलेट कर सकते हैं मर्सी वाले सीन से, क्योंकि उनका सबसे अहम रोल जो है वो मर्सी वाला जो स्पीच आता है, ट्रायल सीन, वहीं पे है। तो जब भी आप ओके, क्या स्क्रीन ब्लैक है? नहीं, स्क्रीन ब्लैक नहीं है, आप एक मिनट और ज्वाइन कर लीजिए, है ना, स्क्रीन दिख रही है। तो ये आपको थोड़े से पॉइंट्स समझने हैं कि कहाँ मुझे क्या क्या ऐड करना है। अगर आप शाइलॉक की बात करें तो शाइलॉक से 2 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, एक तो शाइलॉक का कैरेक्टर, और दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि शाइलॉक विक्टिम है या नहीं, है ना, वो ऑपरेस करने वाला है या ऑपरेसर है। तो अगर आप जब शाइलॉक के कैरेक्टर को अगर आप पढ़ें या आप एक क्वेश्चन पढ़ें कि शाइलॉक एक विलेन है या विक्टिम है, दोनों के पॉइंट्स आपको सेम ही मिलेंगे, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन अलग से ऐड किया है ताकि अगर आपको अलग से आंसर मिले, क्वेश्चन मिले, तो आप एकदम कंफ्यूज ना हो जाए कि ये क्या पूछ लिया। तो शाइलॉक के कैरेक्टर में आपको दोनों चीजें मिलेंगी, उसके साथ गलत हुआ है इसलिए वो बुरा बना है, बाकी तो उसने जो बुराई दिखाई है वो तो है ही, उसके कारण वो ज्यादा विलेन बन गया कि मैं इसका फ्लैश ले लूंगा। अब आपके साथ किसी ने बुरा किया है तो आप कह देंगे मैं इसकी जान ही ले लूंगा, तो ये जस्टिफाई नहीं होगा, है ना। तो कहीं ना कहीं उसने चालाकी दिखाई है, इसलिए उसका इसको वन ऑफ द मोस्ट, हम कह सकते हैं मोस्ट फेमस विलेंस इन इंग्लिश लिटरेचर। और इसका कैरेक्टर किससे लिया गया, कोई आप बता सकते हैं कैरेक्टर इसका कहाँ से इंस्पायर है? जियो ऑफ माल्टा, जियो ऑफ माल्टा से है। बाराबस का कैरेक्टर है क्रिस्टोफर मार्लो का, जो ऑफ माल्टा जो है वहां से लिया गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एज अ रोमांटिक कॉमेडी या ट्रेजिक कॉमेडी अगर क्वेश्चन पूछता है तो मैंने एक आंसर आपको दिया है एज अ रोमांटिक कॉमेडी, उसको आप पढ़ेंगे। आपको सबसे ज्यादा जो अहम चीज ध्यान रखनी है वो ये है कि आप हेडिंग देखिए कि कितनी हेडिंग है और किसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं। हेडिंग वाइज आपको चीजें याद कर रखने में आसानी होगी, ठीक है। और इसके अलावा कोटेशंस, 2 से 3 कोटेशन है जो आपको जरूर ऐड करनी है, जैसे द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन एंड हैड नॉट द जू आईज, बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच है। ये दो कोटेशन तो आपको ऐड करनी ही करनी है, ठीक है। इसके अलावा कई बार थीम से भी क्वेश्चन आ जाता है, मर्सी और जस्टिस। तो आप देखिए जो इम्पोर्टेंट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो शाइलॉक और पोर्शिया का कैरेक्टर, और उसके बाद जो क्वेश्चन बन सकता है वो है कास्केट सीन या नॉट कास्केट सीन बट ट्रायल सीन, सॉरी ट्रायल सीन। ट्रायल सीन को अगर आप देखें तो पूरी थीम मिल जाएगी आपको, ओके। और शाइलॉक और पोर्शिया का कैरेक्टर अगर आप देखेंगे तो आपको पूरे प्ले की स्टोरी दिख जाएगी। तो आप अगर 3 क्वेश्चन भी अच्छे से तैयार कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं मतलब, तो भी आपको कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन आप उसमें थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। तो आपको ये काम करना है कि हर एक प्ले से आपको 2 या 3 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, उसे अच्छे से लिखना है, समझना है, सिर्फ रटना नहीं है। ये भी मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, आप किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करेंगे, किसी का भी स्टडी मटेरियल देखेंगे, उसको 100 लोग देखते हैं, सबके लिए वो सेम होता है। उसमें आपको जो अलग करता है वो है आपकी खुद की क्रिएशन, आप कैसे चीजों को प्रेजेंट करते हैं। अगर 100 लोगों ने वही छाप दिया तो क्या सबको सेम नंबर नहीं मिलेगा, आपको नहीं लग रहा है? तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको याद रखना है कि शाइलॉक के कैरेक्टर का डेवलपमेंट कैसे होता है, शुरुआत में इसे क्या दिखाया गया है और इसने एंटोनियो के साथ क्या किया, और उसके बाद जो सीन आता है जहां पे ये बताया जाता है कि एंटोनियो ने उसके साथ बहुत गलत किया, उसको स्ट्रीट में डॉग बोला। अगर आप में से किसी को भरी सभा में कोई डॉग बोल दे तो क्या ये इंसल्ट नहीं है? सिर्फ आपकी कास्ट की वजह से, बताइए कोई किसी दूसरी कास्ट का है तो अब देखिए आपका तो खून खौल ही जाएगा ना, लगेगा कि क्या इसकी जान ले लो। तो बस देखा जाए तो देखिए शाइलॉक गलत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके साथ भी यही हुआ कि सिर्फ वो जू था, इसकी वजह से एंटोनियो ने उसको ऐसे डॉग बोला और इसकी वजह से कहीं ना कहीं उसके मन में बदला लेने की भावना आई। और जब उसके पास एंटोनियो गया हेल्प लेने के लिए तो उसको वही इंसिडेंट याद आया और उसने कहा कि आज तो मेरे पास मौका है।
तो अपनी जगह वो सही है, लेकिन उसका तरीका थोड़ा सा ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच नहीं था। तो हम जब थर्ड पर्सन है तो हमें वो ह्यूमैनिटी दिख रही है, अगर हमारे साथ वो ऐसा तो सारी ह्यूमैनिटी चली जाएगी, राइट। इसलिए वो ये काम करते हैं। और जब यहाँ पे पोर्शिया का जब कैरेक्टर आता है मर्सी वाला, तब हम यहाँ पे देखते हैं कि वो कितना रिजिड है। कहीं ना कहीं इस प्ले में ये दिखाया गया है कि जो उस समय का जो समाज था, जो सोसाइटी था, वो क्रिश्चियंस को ज्यादा वैल्यू कर रहा था और जू को नहीं दे रहा था अहमियत, जो कि आपको हिटलर के टाइम पे भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो इन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान में रख के स्टेप बाय स्टेप आपको आंसर लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपको काम करना है वो है प्ले को अंडरलाइन करना। ठीक है, किसी भी आंसर में आपको प्ले अंडरलाइन नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ये काम करना है। आप में से कुछ लोगों ने मुझे आंसर किया है तो इस तरह से कोटेशन मार्क लगा दिया, ये गलत है। मैंने आप में से कई लोगों को बताई है चीज। द मर्चेंट ऑफ वेनिस रिटन बाय विलियम शेक्सपियर अराउंड 1596 to 1598 presents one of the most complex characters in English drama in the form of Shylock। ठीक है, जरूरी नहीं है आपको ये लाइन इतना लंबा करके लिखना है, आपको इसको शॉर्टन करके, जितना शॉर्टन से शॉर्टन आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसको आप ये ब्रैकेट में लिख दीजिए तो आपका शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि रिटन बाय आप विलियम शेक्सपियर लिखें। अगर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है तो मैं आपको मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है इतना, आप इसे शॉर्टन कर सकते हैं जैसा भी आप करें। ठीक है, Shylock is a Jewish moneylender in Venice who lends money to the Christian merchant Antonio। ये आपने एक काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन दिया, शाइलॉक के बारे में बताया कि वो वेनिस में है, जूइश मनी लेंडर है और क्रिश्चियन मर्चेंट एंटोनियो को मनी लेंड करता है। ठीक है, दो ही अपीयर्स क्रूएल एंड रिवेंजफुल। अब हम क्या देखते हैं, देखिए शुरू में तो देखने में जैसे कोई भी व्यक्ति किसी की भी बुराई करता है तो जो हम किसी की बुराई सुनते तो हमें सामने वाला व्यक्ति बुरा ही लगता है, अगर हम उसके पर्सपेक्टिव से नहीं सोचें। लेकिन जब हम उसके पर्सपेक्टिव से सोचते तो हमें लगता है कि वो भी अपनी जगह ठीक है। तो यहाँ पे हम शाइलॉक की कैरेक्टर की बात करें तो देखने में तो ये क्रूएल और रिवेंजफुल लगता है, लेकिन शेक्सपियर का जो पोर्ट्रियल है, शेक्सपियर ने उन्हें ऐसे पोर्ट्रे किया है जो समझ में आ रहा है कि ही इज अ डीपली रॉन्ग्ड मैन। वो एक ऐसे मैन है जिनके साथ बहुत गलत हुआ है, who suffers from social humiliation and religious discrimination, जो कि समाज की ह्यूमिलिएशन और रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन से सफर करते हैं। Therefore Shylock is both a villain and a victim, और इसी वजह से शाइलॉक एक विलेन भी और विक्टिम भी है। ठीक है, तो अब आपको ये सारी लाइंस लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आधा पेज तो आपका इसी में भर जाएगा। यहाँ से आप केवल 2 सेंटेंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको सेंटेंस लगते हैं, केवल आप उसे लिखेंगे और एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन आपका होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करेंगे, चेंज करेंगे अब आप लाइन, और आपको अब लिखना है जो आपका मेन बॉडी है। मेन बॉडी के लिए मैंने आप में से सभी लोगों को बताया, या तो आप 3 पैराग्राफ लिखेंगे, अगर आप हेडिंग में चाहें तो छोटी छोटी हेडिंग में आप 4 हेडिंग लिख सकते हैं। 3 हेडिंग लिख रहे हैं वो भी एनफ है, मोर देन एनफ है। आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए और 2 कोटेशन आप इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो शाइलॉक को जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं, जब प्ले में इंट्रोड्यूस होते हैं तो क्या दिखाया जाता है, ही इज अ वेल्दी जूइश मनी लेंडर हु लेंड्स मनी विद इंटरेस्ट, जो कि ब्याज पे पैसे उधार देते हैं। which Christian consider immoral, जिसे क्रिश्चियन इमोरल समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऐसी सिचुएशन क्रिएट की गई जहाँ पे ऐसे ही बता दिया गया है कि ये मनी लेंडर है, और हमारे समाज में भले ही हम मनी लेंडर से पैसे लेने के लिए तो मनी लेंडर के पास जाएंगे, लेकिन आप समझिए मनी लेंडर को सबसे ज्यादा बुरा समझा जाता है। ऐसा होता है ना, जब हम किसी के पास पैसे लेने जाते हैं तो हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे पैसे उधार दो, और जब हमें ब्याज देना पड़ता है तो हमें लगता है कि तुम ब्याज ले रहे हो ना, तुम्हारी फैमिली को ये होगा, तुम्हारी फैमिली का वो होगा। ऐसा होता है। ठीक है, तो आप क्यों जा रहे हैं जब आपको ऐसा बुरा बोलना है। तो ये चीज हमें यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। हिज प्रोफेशन ऑलरेडी प्लेसेस इन कॉन्फ्लिक्ट विद द क्रिश्चियन सोसाइटी ऑफ वेनिस, और ये जो इसका प्रोफेशन है इसकी वजह से ऑलरेडी ही क्रिश्चियन सोसाइटी से कॉन्फ्लिक्ट में रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो शाइलॉक है वो काफी हाई इंटरेस्ट पे लोगों को पैसे देता है। ठीक है, When Bassanio needs money, अब देखिए बसानियो की आपको स्पेलिंग सही लिखनी है। जब बसानियो को मनी की जरूरत होती है, वो एंटोनियो से बताते हैं कि उन्हें जाना है पोर्शिया के पास, तो एंटोनियो क्या करते हैं, ही बोरोज मनी फ्रॉम शाइलॉक। तो यहाँ पे जो एक चीज बताई गई वो बहुत ही इरेशनल है कि एंटोनियो की सारी शिप एक साथ ही डूब गई। ये काफी इरेशनल है, जब इतनी सारी शिप है तो सारी एक साथ कैसे हो सकती हैं, और एक साथ वापस भी आ गई हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि ये इनक्रेडिबल टाइप ऑफ सीन है। ओके, एंड शाइलॉक प्रपोजेस द फेमस बॉन्ड ऑफ अ पाउंड ऑफ फ्लैश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका यही सीन है जिसकी वजह से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 1 पाउंड फ्लैश वो मांगते हैं इफ द मनी इज नॉट रिपेड, अगर मनी वापस नहीं किया गया समय में तो 1 पाउंड फ्लैश। दिस शोज हिज कनिंग नेचर एंड हिज हिडन डिजायर्स फॉर रिवेंज। तो ये जो है, ये जो इन्होंने ये कंडीशन रख दी थी ना, इसी की वजह से हम जानते हैं कि ये इनका जो कनिंग नेचर कैसा था
और इनकी जो रिवेंज के लिए एक हिडन डिजायर थी वो क्या थी। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। दूसरा हमने देखा शाइलॉक एज अ विक्टिम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पे तो देखिए हमने इंट्रोड्यूस किया कि शाइलॉक एज अ मनी लेंडर है, मनी लेंडर के तौर पे उसकी जो ऐसी इमेज खराब है, लेकिन हम उसको डिस्क्रिमिनेशन का शिकार भी दिखाएंगे। डिस्पाइट हिज हार्शनेस, शाइलॉक इज ऑल्सो शोन एज अ विक्टिम ऑफ क्रिश्चियन क्रुएलिटी, जो मैंने आपको बताया क्रिश्चियन क्रुएलिटी का एक विक्टिम भी है। एंटोनियो पब्लिकली इंसल्ट्स हिम एंड कॉल्स हिम अ डॉग एंड स्पिट्स ऑन हिम। अब बताइए क्या क्या गलत है। शाइलॉक ने जो एंटोनियो के साथ किया, क्या वो गलत है? अगर हम लोगों में से कोई भी होता तो हम लोग भी शायद ऐसे ही करते, अगर हमारे अंदर बदले की भावना होती, ठीक है। तो उसको डॉग बोलते हैं और इवन उसके ऊपर थूक भी देता है पब्लिकली। इस वजह से क्या होता है, दीज ह्यूमिलिएशन फिल्ड शाइलॉक विद एंगर एंड अ डिजायर फॉर रिवेंज। यही ह्यूमिलिएशन है जिसकी वजह से इसका मन गुस्से से भर जाता है और वो रिवेंज लेना चाहता है, राइट। इन हिज फेमस स्पीच, और ये स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप मर्चेंट ऑफ वेनिस का आंसर लिखेंगे तो आपको इस कोटेशन को जरूर ऐड करना है। ही डिफेंस हिज ह्यूमैनिटी बाय सेइंग, वो क्या कहते हैं, hath not a Jew eyes, hath not a Jew hands, organs, dimensions, sense, affections, passions, है ना। वो कहते हैं कि जैसे कि आपकी एक लाइन थी, इफ यू prick us do we not bleed, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, इसी स्पीच की ही लाइन है, ओके। तो ये आप ऐड कर सकते हैं। यहां से देखिए आपको क्या लिखना है, हैथ नॉट अ जू आइज, ये आप लिखेंगे, और इसके अलावा आप डैश 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 3 डैश आप लिखेंगे, ठीक है। 3 डैश आप लिखेंगे क्योंकि इतनी बड़ी कोटेशन आप लिख नहीं सकते, और लिख सकते हैं इफ यू prick us do we not bleed, ठीक है। तो इस तरह आपका आंसर अच्छा हो जाएगा। थ्रू दिस स्पीच शेक्सपियर हाईलाइट्स द इनजस्टिस एंड प्रेजुडिस फेस्ड बाय जूज इन क्रिश्चियन सोसाइटी। तो इसी स्पीच के माध्यम से हम देखते हैं कि शेक्सपियर कैसे हाईलाइट कर रहे हैं कि ज्यू के साथ क्रिश्चियन सोसाइटी में क्या इनजस्टिस हो रहा है, कैसे वो प्रेजुडिस का शिकार हो रहे हैं। उनके लिए पहले से ही लोगों ने एक थिंकिंग बना ली कि ये लोग ऐसे ही होते हैं। और फिर हमने नेक्स्ट स्टेप देखा शाइलॉक्स डिजायर फॉर रिवेंज, ठीक है, कैसे वो रिवेंजफुल कैरेक्टर है। आप चाहें तो आप हेडिंग चेंज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको यही हेडिंग लिखनी है, आप अपने अकॉर्डिंग रिवेंजफुल या विक्टिम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आप हेडिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। शाइलॉक्स स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर रिवेंज बिकम्स द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द प्लॉट। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये कोई बीए एमए की क्लास नहीं है, ये आपको आंसर राइटिंग के लिए क्लास में समझा रही हूँ। आपका काम ये है कि जब भी आप क्लास में बैठे आपके पास एक पेन और कॉपी होनी चाहिए, जो जो आपको कीवर्ड्स लग रहा है कि मुझे आंसर में इंक्लूड करने हैं उसको आप इंक्लूड करिए। जैसे यहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर रिवेंज एक आप कीवर्ड्स लिख सकते हैं, आप एक कोटेशन ऐड कर सकते हैं, जिससे आपको रिवीजन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो आप ऐसा पूरा नोट्स पढ़ेंगे तो फिर आपको आंसर लिखने में दिक्कत आ सकती है, ठीक है। When Antonio fails to repay the loan, Shylock insists on the strict fulfillment of the bond. तो देखिए यहाँ पे शाइलॉक को लगता है कि जो हमने बॉन्ड लिखा है हमको उसे एज इट इज फॉलो करना है, और उसका हम ऑब्सेशन भी देखते हैं क्लियरली। उसका ऑब्सेशन हम देख पा रहे हैं जब वो कहता है इफ यू रॉन्ग अस शैल वी नॉट रिवेंज, ठीक है। इफ यू रॉन्ग अस, अगर तुम हमारे साथ गलत करोगे तो क्या हम बदला भी ना ले तुम्हारे साथ। तो ये आपको लाइंस ऐड करनी है, ठीक है। दिस शोज दैट शाइलॉक वाज जस्टिस बट हिज आइडिया ऑफ जस्टिस टर्न्स हिम इनटू क्रुएलिटी। तो हम ये देखते हैं कि शाइलॉक के साथ जो गलत वो चाहता है कि हमें जस्टिस मिले, लेकिन उसका जो जस्टिस मांगने का तरीका है वो सही नहीं था। लेकिन हमने ये भी देखा कि वो एक ऐसी सोसाइटी में रह रहा है जहां पे लोग क्रिश्चियन को सपोर्ट करते हैं और जूस को एक विलेन के तौर पे वैसे ही देखते हैं, ठीक है। मुझे थोड़ा सा आप टाइम दीजिए, 1 मिनट, 1 मिनट का ब्रेक दीजिए जस्ट।
हेलो, एम आई ऑडिबल? क्या मैं ऑडिबल हूँ आप लोग को? सॉरी, थोड़ा एक्चुअली कोई डोर पे था इसलिए मैं चली गई थी। ओके, तो अब लास्ट का हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो हम देखते हैं, शाइलॉक इन द ट्रायल सीन। अब ये आंसर कंप्लीट होने वाला है और ये ट्रायल सीन से आपको शॉर्ट में भी आंसर लिखने के लिए आ सकता है, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। एक तो ट्रायल सीन और दूसरा कास्केट सीन, ये आप लोगों को अलग से पढ़ना है। कास्केट सीन में वो तीनों स्पीच आपको याद रखने हैं जो आते हैं ना कास्केट पे, ही हु चूजेस मी करके जो आता है वो लाइन आपको याद रखनी है। और ट्रायल सीन में आपको मर्सी का स्पीच, ठीक है, मर्सी पे जो स्पीच दिया गया है। शाइलॉक स्टबर्नली डिमांड्स हिज पाउंड्स ऑफ फ्लेश। देखिए यहाँ पे जो स्टबर्न हो जाता है ना, जो रिजिड हो जाता है, यही थोड़ा सा इसके लिए एक गलत काम हो जाता है, क्योंकि ये ऐसा लगता है कि ये रिवेंज ले रहा है। जस्ट मिनट। हेलो, am I audible? यस मैम। Okay, I'm really sorry for the disturbance. Okay, तो ये बताइए यहाँ तक क्या आप लोग को आंसर समझ में आया? ये बताइए कि कैसे आप लोग को लिखना है। यहाँ हम सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि कोई भी आंसर अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप कैसे 1 by 1 स्टेप लिखेंगे। एक ये एग्जाम्पल ही आप देख लीजिए, एक सीक्वेंस में चीजें आपने डिस्कस करी यहाँ पे और आपको आंसर इसी तरीके से लिखना है जिससे आपको भी चीजें याद रखने में आसानी हो और जब आप आंसर लिखे तो आपको चीज भूले ना। ठीक है, कहाँ पे आपको कैसे कोटेशन डालनी है ये भी आप थोड़ा सा एक आइडिया ले पा रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं यही सीन है जहां पे हम शाइलॉक को एज अ विलेन देखते हैं। पहला तो विलेन वाला सीन हमें वहां दिखता है जब वो बॉन्ड साइन करता है। बॉन्ड साइन करना तो चलिए थोड़ा सा जस्टिफाई होगी कि रिवेंज में लिया, रिवेंज में किया, लेकिन जब यहाँ पे इनको जिद हो जाती है कि नहीं हमें पाउंड ऑफ फ्लैश चाहिए और सारा जो उन्हें मनी का ऑफर दिया जाता है जब उसे भी इनकार कर देते हैं, तो हमें दिखता है कि वो कैसे विलेनियस कैरेक्टर बन जाते हैं। ठीक है, however, the clever Portia, disguised as a lawyer, defeats him by arguing that he can take the flesh but not a drop of blood. तो ये एक हम सीन देख सकते हैं जो क्लाइमेक्स पे सीन चला गया था कि वो ब्लड नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, अर्लियर इन द सीन शी ऑल्सो डिलीवर्स द फेमस स्पीच ऑन मर्सी। तो हमने देखा भी था कि इसके पहले वो मर्सी पे काफी बड़ा स्पीच देती हैं, वो शाइलॉक से रिक्वेस्ट करती हैं, बट शाइलॉक तब भी नहीं मानते। अगर शाइलॉक मान जाते तो तब भी वो विलेन कैरेक्टर नहीं होते। ठीक है, तो ये आपको कोटेशन ऐड करनी है। द पॉलिसी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंथ, इट ड्रॉप्ड एट द जेंटल रेन फ्रॉम द हेवन। ओके, तो आप अगर चाहें तो आप इतनी ही लाइन लिख दें तो भी बहुत अच्छा होगा। अगर आप बीच में लाइन भूल जाते हैं तो आप 3 डॉट्स करके रेन फ्रॉम हेवन आप ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, Shylock's refusal to show mercy ultimately leads to his own defeat और and humiliation। और हम देखते हैं कि जब शाइलॉक यहाँ पे इनकार कर देते हैं मर्सी दिखाने से, तो अल्टीमेटली इसी के कारण उन्हें काफी ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ता है। क्या होता है इनके साथ ये बताइए आप लोग, फाइनली क्या होता है इनके साथ, इनको सजा क्या मिलती है? इनको सजा क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट करनी पड़ती है और इनकी जो बेटी होती है उसको उसकी शादी भी लोरेंजो कुछ जस्ट फॉर लॉरेंसो इनकी आधी प्रॉपर्टी जो है ना एंटोनियो को दे दी जाती है। प्रॉपर्टी इनकी वही है ना। तो ये भी हम अगर देखें तो जो बेटी को क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। हाँ, तो इनके साथ एक ये नाइंसाफी जरूर होती है कि इन्हें जो क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर दिया जाता है वो एक गलत है जस्टिस, वो भी कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि वो भी बायस्ड है। ठीक है, ये जस्टिस भी इनके साथ ये वाला जो पॉइंट हुआ ये बायस्ड हुआ। ठीक है, तो इन कंक्लूजन, अब देखिए कंक्लूजन आपको कैसे लिखना है। आप में से कई सारे लोगों को कंक्लूजन लिखने में प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे कंक्लूजन थोड़ा सा लेंथी है, आप केवल इतना ही लिखे तो भी कंक्लूजन आपका सही है। इन कंक्लूजन, शाइलॉक इज वन ऑफ द शेक्सपियर्स मोस्ट पावरफुल एंड कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर। ही इज क्रूएल, स्टबर्न एंड रिवेंजफुल। ये कीवर्ड्स हैं आपके,
बट ही इज ऑल्सो अ विक्टिम ऑफ प्रेजुडिस एंड इनजस्टिस। ठीक है, तो बस आप इतना ही लिख दें तो भी आपका आंसर कंप्लीट है। यहाँ पे कुछ लाइन मैंने और ऐड करी है। शेक्सपियर प्रेजेंट्स हिम नॉट मेयरली एज अ विलन बट एज अ ट्रेजिक फिगर शेप्ड बाय सोशल डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ पे सोसाइटी ने इसको बुरा बनाया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई विलन बन गया। ये जैसे होता है ना कि क्रिमिनल होते नहीं, क्रिमिनल पैदा किए जाते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो सोसाइटी में जो भी इनजस्टिस होता है उनके साथ, उसी कारण लोग क्रिमिनल बनते हैं। तो यहाँ पे भी हम शाइलॉक के कैरेक्टर में भी ये चीज देखते हैं। ठीक है, तो आपने आज ही क्लास में पढ़ लिया है। अब आप लोग पोर्शिया का कैरेक्टर पढ़ेंगे, ये आपको पढ़ना है। आज आपका जो होमवर्क रहेगा वो इसी पे बेस्ड रहेगा। ये पूरा दिया है और काफी चीजें इसमें इंक्लूड है। एक और आंसर है जो मैंने आपको बताया था, शाइलॉक अ विलेन और अ विक्टिम। अगर आपको ये आंसर मिलता है, ये क्वेश्चन का आंसर लिखने को मिलता है, तो इसमें थोड़े से चेंजेस हैं, बाकी आपको मिलेगा सेम ही चीज। इंट्रोडक्शन का पार्ट आपको थोड़ा सा अलग मिलेगा और बाकी जो कंटेंट आपको कई सारे चीजें सेम मिलेगी। जब वर्क ही सेम है तो आंसर कैसे अलग हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको पढ़ेंगे, इसको भी पढ़ेंगे, और एक और जो है, जो कास्केट सीन वाला जो क्वेश्चन है उसे भी आप पढ़ेंगे। क्या आप ये समझ पा रहे हैं? क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि मैं सारे आंसर्स यहाँ पे पढ़ाऊं, बहुत टाइम लग जाएगा। तो क्या आपको यहां तक क्लियर हुआ? बताइए। ओके, आज आप लोगों को तीनों प्ले, ट्वेल्थ नाइट, मैकबेथ और द मर्चेंट ऑफ वेनिस, इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। और जो असाइनमेंट होगा वो आज तीनों प्ले के अकॉर्डिंग ही होगा, सिर्फ एक प्ले के अकॉर्डिंग मैं नहीं दूंगी असाइनमेंट। ठीक है, या आप जैसा कहें, मैं बर्डन अभी नहीं देना चाह रही हूँ आप लोग को, जैसा आप लोग बोलें। क्योंकि मैंने आप लोग को एक मैसेज किया था, आप लोग ने देखा था वो मैसेज कि 1 हफ्ते बाद मैं आप लोग का टेस्ट लेना चाह रही हूँ, जिसमें अनसीन पैसेज होगा, एक्टिव पैसिव होगा, डायलॉग राइटिंग होगी, पूरा यूनिट का प्ले होगा, जितने मतलब इस यूनिट। जी बताइए। मैम, ये जो आपने मैटर दिखाया, ये मैम अभी भेजेंगे आप ग्रुप में? ये मैंने एक्चुअली ऑलरेडी भेजा हुआ है ग्रुप में, आप बाद में जुड़े तो आई थिंक आपको विजिबल नहीं है, मैं आपको अलग से भेज दूंगी। ठीक है, अभी ज्यादा ज्यादा दीजिए, एंड में नहीं, वो टेंशन में, मतलब ज्यादा ज्यादा दीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या नहीं आज आप? मैम मर्चेंट ऑफ वेनिस के ही ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आज दे दीजिए तो वो रिवाइज हो जाएगा पूरा। तो यही कर लेंगे, ये एक अच्छा आइडिया है। ठीक है, 2 क्वेश्चन में मर्चेंट ऑफ वेनिस के दे दूंगी, ये ज्यादा अच्छा है। लेकिन आपको ये काम जरूर करना है। ये मेरे से ऑनेस्टी दिखाने का कोई मतलब नहीं है, मतलब मुझे आप ऊपर ऊपर से बता रहे हैं, खुद नहीं पढ़ रहे हैं। ये काम हम लोग ने भी बहुत किया है कि पूछा जा रहा है कि क्या कंप्लीट हो गया है, तो हाँ, तो मुझे उसमें क्या ही फर्क हो रहा है। प्रज्ञा मैं आपको भी अलग से भेज दूंगी। ठीक है, आप पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी प्रिपरेशन खराब होगी। और अभी थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं आप लोग, तो आप लोग ये काम करेंगे कि मर्चेंट ऑफ वेनिस आप अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि नया नोट्स है, और प्रीवियस जो नोट्स है उसे एक रिवीजन करेंगे। अगर आप हफ्ते में 2 से 3 बार रिवीजन नहीं करेंगे तो आपने जितना भी पढ़ा सब बेकार हो जाएगा। अभी की पढ़ाई आपको आगे फायदा करेगी। आगे जो 15 दिन है ना, मैं मई को तो इंक्लूड ही नहीं कर रही हूँ। आपका एग्जाम किस डेट को, ये बताइए जरा। 17 17 में 17 में, ठीक है। मैं उस मई को एक्चुअली इंक्लूड ही नहीं कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो एग्जाम वाला जो मंथ होता है ना, उसमें इतनी टेंशन होती है और उसमें हम लोग बस नोट्स अलटते पलटते रहते हैं। एक पढ़ेंगे तो लगेगा कि टर्म्स पढ़ लें, दूसरा पढ़ेंगे तो लगेगा नॉवेल पढ़ें, फिर लगेगा ड्रामा पढ़ें। तो आप इसी तरह करते रहेंगे और टेंशन भी होगी। तो मुझे तब फोन मत करिएगा आप लोग कि मुझे टेंशन हो रही है, मैं क्या करूं। उस टेंशन का इलाज अभी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ रहे हैं। और देखिए, मूवमेंट्स करने का मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है। मूवमेंट्स, टर्म्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपके मार्किंग वाले जो स्कोरिंग, नॉट मार्किंग, स्कोरिंग आपके टॉपिक्स हैं, तो इसे हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, रिफॉर्मेशन कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अगर आप लोग अलाउ करें तो क्या मैं आंसर की जो इवेल्युएशन है, क्या मैं उसे कल कर लूं? क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर 9 बज जाएगा, फिर आप लोगों को भी खाना बनाना होगा, काम करना होगा। बताइए। इवेल्युएशन में मतलब मैसेज आज कर दूंगी, आप लोगों को शेयर बाद में कर दूंगी, क्या ये सही रहेगा? स्क्रीन शेयर करके क्लास में बताना। मैम, फिर आज वाला भी कल ही करेंगे सारे? हाँ आज आप जो दोगे? हाँ हाँ, दोनों को ही साथ साथ बताते चलूंगी। मतलब कल मैं टॉपिक्स कम करूंगी ना फिर,
ऐसे करूंगी ना। मैम आज कर दीजिएगा आप, जैसे देख लेंगे आंसर, फिर उसके बाद थोड़ा सा अगर टाइम आपको मिलेगा तो मैसेज कर दीजिएगा कि क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। नहीं, वो मैसेज तो मैं कर दूंगी, मैं लाइव क्लास की बात कर रही हूँ। जैसे क्लास में भी मैं बताती तो आधा घंटा कम से कम चला ही जाता है, इसलिए मैं उसके लिए कह रही हूँ कि अगर आप लोग अलाउ करें तो मैं क्लास में आज डिस्कस ना करूँ आंसर राइटिंग, रिफॉर्मेशन मूवमेंट कंप्लीट कर दे रही हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यस मैम। ठीक है, ये कर देते। रिफॉर्मेशन देखिए लेंदी नोट्स है, बहुत ज्यादा बड़ा है। इसमें हम जो क्वेश्चंस है उन्हें नहीं डिस्कस करेंगे, जो मूवमेंट है हम केवल उसे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आपके थोड़े से एक्स्ट्रा भी हैं, आपको केवल टू द पॉइंट पढ़ना है कि क्या है रिफॉर्मेशन, कैसे शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, इंग्लैंड में क्या रहा, यही आपको पढ़ना है। और आपकी क्वेश्चन के आंसर में भी आपको यही लिखना है, पूरा नहीं पढ़ना है, नेट की तैयारी नहीं कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, आपके जो आंसर होंगे ये आपको मैं बता दूं, एमए लेवल के आपके आंसर आपके एलटी ग्रेड में भी होने चाहिए। एमए लेवल का ही लिखने में भी बहुत लोग पीछे हो रहे हैं, और एमए लेवल का जो आंसर है उसमें सुधार करना है। हम लोग जब लिखते थे हम लोगों को आता नहीं था, ठीक है, लेकिन अब के जो बच्चे हैं वो बहुत अपडेटेड और बहुत अच्छा अच्छा आंसर लिख रहे हैं। तो आप लोग को बस वही करना है, एक सीक्वेंस में लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है, कोटेशंस ऐड करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो पॉइंट है वो है डिफिनीशन ऑफ रिफॉर्मेशन। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है रिफॉर्मेशन होता क्या है। जैसे आप लोग जानते हैं रिफॉर्मेशन मतलब सुधार, ठीक है। ये सुधार का जो मूवमेंट है ये कैसा मूवमेंट था? इट वाज अ रिलीजियस मूवमेंट एंड इट स्टार्टेड इन 16th सेंचुरी। कहाँ स्टार्ट हुआ? यूरोप में। ये सब आपके कीवर्ड्स है जो आपको याद रखने हैं। रिफॉर्मेशन किस सेक्शन में शुरू हुआ? तो चर्च में, रोमन कैथोलिक चर्च जो था उसकी प्रैक्टिसेस और बिलीफ में कुछ रिफॉर्मेशन होने की जरूरत थी। और पहले सिर्फ एक ही चर्च था, वो था रोमन कैथोलिक चर्च। लेकिन इसमें बहुत सारी कमियां आ जाती हैं, बहुत ज्यादा करप्शन आ जाता है, क्योंकि आपको पता है कि शुरुआत में केवल एक ही बाइबल थी या एक ही लैंग्वेज में थी, वो थी लैटिन लैंग्वेज में, है ना। वलगेट की बाइबल थी, बहुत लोगों को लैटिन आती नहीं थी, जिसके कारण जो भी उसका इंटरप्रिटेशन होता था वो अपने अकॉर्डिंग प्रीस्ट कर देते थे। ठीक है, इसी के अपोजिशन में हम कह सकते हैं प्रोटेस्टेंट चर्च आता है। और इस वजह से इसके प्रोटेस्टेंट चर्च आने के बाद जो क्रिश्चियनिटी है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट आपने देखा होगा, अगर आगे के जो भी आप लिटरेचर पढ़ते हैं, जैसे एप्सिलॉन एंड एकेटोफिल, एक क्लैश हो जाता है कि किसको सपोर्ट करें, हम कैथोलिक को सपोर्ट करें कि प्रोटेस्टेंट को करें। एलिजाबेथन एज में हमने देखा कि वहां पे उन्होंने बैलेंस बनाने की कोशिश करी। क्वीन मैरी, जिन्हें हम ब्लडलेस मैरी बोलते हैं, है ना, तो हम हर रीन में देखते हैं कि ये क्लैश बना रहा। इस मूवमेंट की शुरुआत कब होती है आपको याद रखना है, 1516 में। जैसे आप देख सकते हैं 16th सेंचुरी बोल रहे हैं, तो ये आपको ईयर याद रखना है, और किसने शुरू किया ये भी आपको ध्यान रखना है। मार्टिन लूथर ने। अगर आप अपना स्टेटमेंट लिखेंगे, अपना सेंटेंस लिखेंगे, तो आप क्या लिखेंगे? रिफॉर्मेशन स्टार्टेड इन 1517 बाय मार्टिन लूथर, ओके, फॉर द इन अपोजिशन टू द करप्शन ऑफ द चर्च। तो आपको ये जो स्टेटमेंट है, ये जो भी स्टेटमेंट है, ये आपको अपने आंसर में जरूर इंक्लूड करना है, ठीक है। इट चैलेंज द करप्शन ऑफ द चर्च बाय पब्लिशिंग हिज 95 थीसिस इन विटेनबर्ग जर्मनी। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, इनका 95 जो थीसिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, विटेनबर्ग जर्मनी में होता है। तो ये जो मूवमेंट शुरू होता है वो जर्मनी में शुरू होता है, ये आपको याद रखना है। एंड दिस मूवमेंट क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ द पोप। पहले पोप की अथॉरिटी कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता था, ओके। तो इन्होंने ये हिम्मत करी और एम्फसाइज किया, क्या किया? एम्फसाइज दैट बाइबल इज द अल्टीमेट अथॉरिटी इन रिलीजियस मैटर। उन्होंने ये कहा, मार्टिन लूथर ने, कि जो बाइबल है वही अथॉरिटी रिलीजियस मैटर में, मतलब कि प्रीस्ट की कोई अथॉरिटी नहीं है। दैट्स व्हाई पीपल गॉट एनकरेज्ड एंड दे स्टार्टेड रीडिंग बाइबल इन देयर ओन लैंग्वेज। आपने देखा होगा बाइबल के बहुत सारे ट्रांसलेशन आते हैं, ठीक है। टिंडेल्स की बाइबल आती है, उसके अलावा और भी कॉवरडेल्स, माइल्स कॉवरडेल्स की आती है, बहुत सारे आपने देखेंगे ट्रांसलेशन आए हैं। सबसे ज्यादा फेमस बता सकते हैं आप लोग कौन सी बाइबल है? विलियम टिंडेल की है क्या? किंग्स बाइबल। मैम किंग जेम्स की ऑथराइज वर्जन ऑफ बाइबल। हाँ हाँ हाँ, किंग जेम्स। सबसे ज्यादा फेमस वही है, वो आपको याद रखनी है। और वो काफी लोगों तक हम कह सकते हैं काफी लोगों के लिए एक्सेसिबल थी। उसमें काफी स्कॉलर्स को रखा गया था। कितने स्कॉलर्स थे टोटल जिनको रखा गया था ट्रांसलेशन के लिए? मैम 47 स्कॉलर्स थे। राइट, ठीक है, तो वो आपको याद रखनी। बाकी भी आपको बाइबल के ट्रांसलेशन पता होने चाहिए कि कितने ट्रांसलेशन हुए, ओके। तो इन्होंने इस बात पे स्ट्रेस किया कि पर्सनल फेथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि चर्च मैम रिचुअल पे। आंसर मतलब क्या बोला?
मैम 1611 ऑथराइज्ड वर्जन, कौन सी फेमस है बाइबल? 1611 ही है ना ये, सेंट जेम्स की जो सॉरी जो किंग जेम्स की जो बाइबल आती है। हाँ जी। तो 47 स्कॉलर्स होते हैं, ये तो एक एडिशनल है, आपको इस क्वेश्चन में इंक्लूड नहीं करना है, ये मैं अलग से बता रही हूँ, ठीक है, कई बार पूछा गया है। अब यहाँ से देखिए, ये आपके पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप में से कई लोगों को डाउट है ना कि लिखना क्या है, तो इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं, शुरुआत में जो है ये इंट्रोडक्शन आपका होगा, रिफॉर्मेशन से क्वेश्चन बनेगा, कोई भी शॉर्ट में लिखना है आप, या तो इसको इंट्रोडक्शन बना सकते हैं, और यहाँ से कॉजेज ऑफ द रिफॉर्मेशन क्वेश्चन बनता है, तो आपको बताना है सबसे पहले करप्शन। 15th एंड 16th सेंचुरी में जो रोमन कैथोलिक चर्च है वो बहुत करप्ट हो जाती है, और करप्शन किस वजह से था, तो आपने पढ़ा है कैंटरबरी टेल्स, राइट, कैंटरबरी टेल्स में चर्च की जो उन्होंने करप्शन है उसे बताया अपने कैरेक्टर्स के माध्यम से। मॉन्क हैं, समनर हैं, कई सारे कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे, पार्डनर हैं, राइट, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि चर्च के नाम पे बहुत सारी करप्शंस कर रहे हैं, तो वहां पे वो सेम चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। सेलिंग चर्च ऑफिसेस मतलब साइमनी, ठीक है, इसके बाद मतलब कि वो जो माफी होती है ना, जो एक होता है किसी ने सिन कर दिया और वो माफी बेच रहे हैं, तो एक यहाँ पे हमें ये चीज दिखती है। क्लर्जी की खुद की लाइफ ही इमोरल थी, आपने देखा होगा कैंटरबरी टेल्स में जो चर्च थी, सॉरी जो नन थी, ठीक है, सेकेंड नन आई थिंक, मुझे जहां तक याद आ रहा है, वो फॉग से खाती थी, प्रायरस, नन प्रायरस, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कैसे उन्होंने दिखाया करप्शन ऑफ चर्च। दूसरा, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस काफी ज्यादा था चर्च का, और एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। एक्यूमुलेशन मतलब क्या है, धन इकट्ठा करना। जो पादरी है, जो पूजा से रिलेटेड है, या जो प्रीस्ट है, क्या उसे इतना एक्यूमुलेशन करना चाहिए? तो पहले के टाइम में ऐसा नहीं था, लोग स्पिरिचुअलिटी को मेटलिस्टिक चीजों से कनेक्ट नहीं करते थे। दैट्स वाई द पीपल गॉट डिससैटिस्फाइड बिकॉज ऑफ दीज प्रैक्टिसेस, ठीक है। इन सभी पॉइंट्स को आपको बहुत लेंदी करके नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको समझाने के लिए लेंदी किया गया है, आपको छोटा छोटा ही लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है सेल ऑफ इंडल्जेंसेस। तो इंडल्जेंसेस जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लोग माफी बेच रहे थे, ये वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल प्रैक्टिसेस थी जो उस समय थी, एंड देयर वर सर्टिफिकेट्स। इंडल्जेंसेस जो होते थे वो सर्टिफिकेट्स के फॉर्म में बेचे जाते थे। ऐसा माना जाता था कि ये पनिशमेंट को रिड्यूस कर देता है, जो कोई सिन कर रहा है उसके लिए पनिशमेंट रिड्यूस हो जा रही है, ठीक है। तो एक ऐसा मंक था, डोमिशियन मंक, जिसका नाम था जोहान टेजल, ये आपको नाम नहीं याद रखना है, जर्मनी में था, जिसके कारण मार्टिन लूथर जो है वो बहुत ज्यादा एंग्री हो गए और उन्होंने रेफॉर्मेशन शुरू किया। तो ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, ये आपको सब इंक्लूड नहीं करना ये वाला पॉइंट, बट आपको पता होना चाहिए, और आपको 2 लाइन में 3 लाइन में ये कंप्लीट कर देना है। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट वाज द इन्फ्लुएंस ऑफ रिनेसा ऑन रिफॉर्मेशन। कई बार ये क्वेश्चन बना है, व्हाट वाज द इन्फ्लुएंस ऑफ रिनेसा ऑन रिफॉर्मेशन। रिनेसा और रिफॉर्मेशन को हमेशा कनेक्ट करके ही पढ़ा जाता है, ठीक है। तो जो रिनेसा जो है उसने प्रमोट किया ह्यूमनिज्म को, क्रिटिकल थिंकिंग को और इंडिविजुअलिज्म को। अगर आप याद करें तो मैंने पहले आपको बताया कि पहले के टाइम में चर्च की ज्यादा अथॉरिटी थी, लोग गॉड पे क्वेश्चन ही नहीं करते थे, इवन जो प्ले होते थे वो भी मॉरलिटी, मिस्ट्री, बाइबल से सारे रिलेटेड थे, सब कुछ गॉड के चारों तरफ ही घूमती थी, रिलीजन के चारों तरफ। अब जब रिनेसा आता तो लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू किया, और जब क्वेश्चन करना शुरू किया तो उन्होंने चर्च पे भी क्वेश्चन किया, ठीक है। दे बिकेम रैशनल, स्कॉलर्स बिगैन टू क्वेश्चन ट्रेडिशनल अथॉरिटीज, और जो स्कॉलर्स थे उन्होंने चर्च जैसी हायर अथॉरिटीज को, ट्रेडिशनल अथॉरिटीज को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। दैट्स वाई ये रिफॉर्मेशन मूवमेंट आता है। जो ह्यूमनिस्ट थे वो बिलीव करने लगे दैट पीपल शुड रिटर्न टू ओरिजिनल रिलीजियस टेक्स्ट, जैसे कि बाइबल। पहले के टाइम में क्या होता था, जो लोगों को बता दिया गया कि ये बाइबल का मतलब है, लोग उसी को सच मान लेते थे। तो यहाँ पे ये बताया गया कि जो ह्यूमनिस्ट हैं उन्होंने रेनेसा के बाद ये समझा कि रिलीजियस टेक्स्ट को हमें खुद पढ़ना चाहिए, बजाय कि किसी की इंटरप्रिटेशन को सुन लेना। सेम एज रेनेसा में ही आप देखते हैं प्रिंटिंग प्रेस आती है। प्रिंटिंग प्रेस के कारण जो बाइबल है या जो बाकी टेक्स्ट हैं, जो कि पहले सिर्फ स्कल्पचर के फॉर्म में थी, ठीक है, एक नॉट स्कल्पचर, मैन्युस्क्रिप्ट के फॉर्म में थी, अब इसके कारण जो आइडियाज है वो काफी लोगों तक पहुंचने लगे, और अब लोग समझने लगे कि क्या है इंपॉर्टेंस नॉलेज की। पैम्फलेट, बुक्स, ट्रांसलेशन, बाइबल के कई सारे वर्जन्स जो हैं लोगों के बीच सर्कुलेट होने लगे। तो जब आपको किसी चीज का नॉलेज नहीं हो और आपके पास अब नॉलेज आ रहा है, योर खुद हम कह सकते हैं योर ओन
पर्सपेक्टिव आपको नजर आ रहा है, आपका खुद का नॉलेज, सेंसरी एक्सपीरियंस हम कह सकते हैं, या जो आपने खुद समझा है, जब वो नॉलेज आएगा और जो आप दूसरों के नॉलेज से समझेंगे वो चीजें अलग होंगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है पॉलिटिकल कॉजेस। पॉलिटिकल कॉजेस हम देखते हैं, तो मेनी यूरोपियन रूलर्स वांटेड फ्रीडम फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ पोप एंड चर्च। जैसे मैंने आपको बताया कि रिलीजियस अथॉरिटीज का पॉलिटिक्स पे भी काफी ज्यादा कंट्रोल था। आपने देखा होगा हेनरी एट लास्ट में जाके क्या करते हैं, जब उन्हें शादी करनी होती है और पोप इस चीज को मना कर देते हैं, तो वो क्या कर देते हैं, आपको याद है ना, वो पोप से एकदम हट जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और उन्होंने अपनी खुद की सत्ता ला दी थी कि अब हमें पोप से कुछ पूछना ही नहीं है। तो ये भी आपको यहाँ पे पॉइंट्स मिलेंगे आगे जाके। ठीक है, बाय सपोर्टिंग द रेफॉर्मेशन किंग्स एंड प्रिंस कुड क्या कर सकते थे, रेफॉर्मेशन को लोग सपोर्ट करते थे, किंग सपोर्ट कर सकते थे, तो उसके बाद उन्हें पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मिल गई। मतलब अगर उन्हें कुछ करना है तो उन्हें चर्च की अथॉरिटी से पूछने की कोई जरूरत नहीं थी। दे कुड कॉन्फिस्केट चर्च लैंड, वो चर्च के लैंड को खुद भी, मतलब खुद पे ही कंट्रोल कर लेते थे। जैसे अगर मैं अपना एक एग्जाम्पल दूं, मेरी अभी बोर्ड एग्जाम की ड्यूटी लगी है और मैं एक ऐसे स्कूल में जाती हूँ जो कि जिसका नाम है बैप्टिस्ट इंटर कॉलेज। ठीक है, चर्च की जमीन है वो, इवन वहां पे जो टीचर्स हैं वो भी हमारे जो हमारी जैसे वैकेंसी क्लियर हुई तो उस तरीके से कोई भी टीचर नहीं आते, इवन वहां पे वैकेंसी नहीं शो किए जाते। वहां के लैंड, वहां के टीचर, सब कुछ कहीं ना कहीं क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड है। वहां पे जो प्रिंसिपल है वो भी क्रिश्चियन ही है, हिंदू या मुस्लिम कोई भी टीचर वहां पे प्रिंसिपल नहीं बन सकता। तो आप देखिए, तो अभी भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो चर्च है, जो या रोमन कैथोलिक चर्च है, उनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन सभी स्कूल्स पे एक रूल आप कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किंग्स ने जब देखा सब रिफॉर्मेशन को, तो उन्होंने चर्च के लैंड पे अपना एक पावर आप कह सकते हैं जमाना शुरू किया, स्ट्रेंथन देयर पावर, और इस तरह से किंग्स और प्रिंसेस की खुद की अपनी पावर भी मजबूत हुई, जो कि रोमन अथॉरिटी के कारण काफी कमजोर हो गई थी। राइट, क्या आपको ये पॉइंट समझ में आए? ओके, कॉन्फिस्केट का आप मतलब लिख सकते हैं किसी भी जमीन को ये जब्त कर लेना। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको स्कूल का एग्जाम्पल दिया, अभी भी किसी भी जमीन को जब्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन किंग सब कर सकते थे। अब ये पॉइंट है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मार्टिन लूथर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जितने भी पॉइंट्स है मैं आपको बताते जा रही हूँ कि आपको कैसे कैसे आंसर करना है। अगर मार्टिन लूथर की पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाएगा तो आपको यहाँ से स्टार्टिंग करनी है, इंट्रोडक्शन आपको ऐसे देना है। ठीक है, मार्टिन लूथर वॉज अ जर्मन monk, प्रोफेसर एंड थियोलॉजियन। इन 1517 ही प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द सेल ऑफ इंटेलिजेंस। ये भी आपको याद रखना है कि इन्होंने क्यों प्रोटेस्ट शुरू किया, जो मैंने अभी आपको बताया। और इन्होंने 95 थीसिस लिखी और क्या किया था, चर्च की वॉल पे चिपका दिया था, याद होगा आपको। ठीक है, इसमें की आइडियाज क्या थे, की आइडियाज ये थे कि साल्वेशन जो है वो केवल फेथ से ही मिल सकता है, बाइबल जो है वो सुप्रीम अथॉरिटी, हमें चर्च को सुप्रीम अथॉरिटी मानने की जरूरत नहीं है, पोप के पास कोई भी एब्सोल्यूट पावर नहीं है, चर्च रिचुअल आर नॉट नेसेसरी फॉर सॉल्वेशन। जैसे होता नहीं, अभी भी हिंदू हिंदू धर्म में भी आप लोग देखते हैं, साल्वेशन अगर किसी को चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो तमाम तरह की पूजा बताई जाती है, और उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हैं बट उनके मन में कोई ह्यूमैनिटी नहीं होती है, तो गॉड से ऐसे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये चीजें यहाँ पे भी बताई गई। बिकॉज ऑफ हिज व्यूज लूथर वॉज एक्स कम्युनिकेटेड बाय पोप लियो 10। ये भी आपको याद रखना है कि उस समय जिन्होंने भी बाइबल को ट्रांसलेट किया या जिन्होंने भी चर्च के खिलाफ, पोप के खिलाफ कुछ भी बोला, उसे या तो एक्स कम्युनिकेट कर दिया गया या तो उसे बिहेड कर दिया गया, या तो द पीपल वर बर्न्ड अलाइव। ये सब आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में। तो इन्हें एक्स कम्युनिकेट किया जाता है, और इसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे जर्मनी से रिफॉर्मेशन स्प्रेड होने लगता है, इंग्लैंड तक भी आता है। ठीक है, अब ये जो एक पॉइंट है ये आपको बस नॉलेज के लिए जानना है, हिस्ट्री में क्या हुआ ये आप जान सकते हैं, आपको आंसर में इंक्लूड नहीं करना है। जर्मनी बिकेम द सेंटर ऑफ द रिफॉर्मेशन, ये आपको पता होना चाहिए, आपको पता है। The conflict between Catholic rulers and Protestant supporters led to Peace of Augsburg in 1555। तो कैथोलिक रूलर और प्रोटेस्टेंट जो सपोर्टर थे, दोनों के बीच एक पीस होती है जो कि 1555 में होती है। ठीक है, ये आपको समझना है, दोनों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट होता है इसकी वजह से। ठीक है, वॉइस नहीं आ रही है।
Just a minute, please. हेलो, एम आई ऑडिबल? ये बताइए कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया? और मुझे उम्मीद है कि अगर आज की क्लास आप ले रहे हैं, इतना आराम से आप देख रहे हैं, तो आपको रेफॉर्मेशन समझ में आ जाएगा। मैं बहुत फास्ट नहीं भागना चाह रही हूँ, ताकि आपको ये मूवमेंट क्लियर हो जाए। ये जीआईसी में भी प्रेस्क्राइब्ड है, तो आपको वहां पे भी काम आएगा। ठीक है? अनुभव, आपको समझ में आ रहा है? नींद तो नहीं आ रही आपको? बताइए। रीना जी, आप समझ पा रही हैं? रीना, रिचा, एक्चुअली आर नाम के बहुत सारे लोग हैं, ये मैं देख पा रही हूँ। Am I not audible? मैम समझ आ रहा है। ओके, ठीक है। दिस एग्रीमेंट अलाउड ईच जर्मन प्रिंस टू चूज द रिलीजन ऑफ स्टेट। अब देखिए यहाँ पे दो जो कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिला था, जब पीस हो जाती है तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो जर्मन प्रिंस है वो आप कोई भी रिलीजन चूज कर सकते हैं अपने स्टेट का। ये जो एक कियोस हो रहा था, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, वो अब इस पीस के कारण थोड़ा सा आप कह सकते हैं रिकॉन्सिलिएशन हो जाता है। ठीक है? जर्मनी की बात देखिए, स्विट्जरलैंड में जाता है। जैसे हमने रेनेसा पढ़ा है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ऐसे ही इंग्लैंड में डायरेक्ट नहीं पहुंच जाता है रेफॉर्मेशन, स्विट्जरलैंड में जाता है। ठीक है? और यहाँ पे हम देखते हैं होल्ड्रिक ज्विनली, इन्होंने ये रेफॉर्मेशन जो मूवमेंट है वो चलाया था, और यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी कैथोलिक प्रैक्टिसेस है जिन्होंने रिजेक्ट किया था। एंड ही ऑल्सो प्रोमोटेड अ सिंपलर फॉर्म ऑफ वर्शिप। ठीक है? यहाँ से आपको जो पॉइंट याद रखना है वो आपको याद रखना है जॉन कैल्विन का। जॉन कैल्विन का कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ही डेवलप्ड प्रोटेस्टेंट आइडियाज फर्दर इन जिनेवा। ठीक है? एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। आपको इतनी सारी चीजें नहीं लिखनी, आपको यहां तक लिखनी थी जो आपको आंसर में लिखनी है। और जैसे स्प्रेड ऑफ रेनेसा रेफॉर्मेशन को आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं कि हाउ इट स्प्रेड, जर्मनी, फिर स्विट्जरलैंड, फिर आपको कैल्विन का पॉइंट इंक्लूड कर सकते हो, लास्ट में इंग्लैंड। या आप कॉमा का यूज करके, पंक्चुएशन का यूज करके आप एक स्टेटमेंट पे भी इस आंसर को लिख सकते हैं। ओके, तो अब देखते हैं आगे। कैल्विन्स के आइडिया उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया? ही इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्रिन ऑफ प्री डेस्टिनेशन। प्री डेस्टिनेशन मतलब क्या होता है? इन्होंने ये बोला कि गॉड ने ऑलरेडी सब कुछ पहले से ही डिसाइड कर दिया है। हु विल बी सेव्ड, इन्होंने पहले से ही डिसाइड कर दिया है हु विल बी सेव्ड। ओके, वॉइस नहीं आ रही है? नहीं आ रही है, आ रही है, मैं अभी बोल नहीं रही थी इसलिए। ठीक है? इस टीचिंग फॉर्म द बेसिस ऑफ कैल्विनिज्म। और देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन क्या बनेगा? कैल्विनिज्म की फिलोसफी या इस कॉन्सेप्ट को किसने कॉइन किया है या किससे एसोसिएटेड है? तो आपको जॉन कैल्विन का नाम याद रखना है। ठीक है? अब इंग्लैंड की बात करते हैं। यहां से आपको अपना आंसर लिखना होगा। क्या आपको समझ आ रहा है वो किन किन पॉइंट्स को इंक्लूड करना है? इन इंग्लैंड द रिफॉर्मेशन वॉज पॉलिटिकल। किंग हेनरी VIII, इन्होंने कैथोलिक चर्च से ब्रेकअप ही कर लिया एक तरह से। ठीक है? ही ब्रोक अवे व्हेन द पोप रिफ्यूज टू ग्रांट हिम अ डिवोर्स। जब पोप ने मना कर दिया, इन्होंने डिवोर्स देने से, डिवोर्स के लिए अलाउ करने से मना कर दिया। क्या आपको याद आ रहा है कि क्यों ये डिवोर्स लेना चाहते थे? किससे शादी क्योंकि करना चाहते थे? इनकी हाँ, इनके जो इनको शायद कोई हायरार्की नहीं, मतलब इनको अपनी हायरार्की को बढ़ाने के लिए बॉय कुछ ऐसा चाहिए था, तो किसी से शादी, ये मुझे कंफर्म नहीं है, बट हाँ यही पॉइंट मुझे इतना पता है। यस मैम, इनको बेटा नहीं हो रहा था ना, और वो कैथरीन किससे शादी करना चाहते थे? Because I think it was Catherine of Aragon and she could not produce a heir for the king. That is why he wanted to move away from the church. And then he established Anglican church in place of Catholic church, the Roman Orthodox church. Yes.
इनकी वाइफ रहती है कैथरीन ऑफ एरागन, इनकी फर्स्ट वाइफ रहती है, ठीक है। और इन्हें कोई भी मेल चाइल्ड एक्चुअली नहीं मिल रहा था, मेल चाइल्ड इनका नहीं हुआ, जिसके कारण इनकी लीनिएज आगे नहीं बढ़ सकती थी। जस्ट अ मिनट, ओके। और इसी कारण इन्होंने फिर एन बॉयल से शादी करी थी, और उसको भी बाद में बेचारी को, उसको भी क्रूएलिटी के साथ उसको भी मार ही दिया जाता है, ठीक है, एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे राजा देखिए किसी के सगे नहीं थे, ठीक है। He established the Church of England in 1534 through the Act of Supremacy. तो आपको ये याद रखना है, Act of Supremacy, ओके, एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी आपको याद रखना है, और ईयर आपको याद रखना है। अगर यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं तो आपको इंक्लूड भी करना है। क्या आपको क्लियर है? तो देखिए आज के लिए मैं इतने ही पॉइंट्स डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ से आपके कुछ आंसर जो है, जो आपको अपने आंसर में, सॉरी, कुछ पॉइंट्स थे जो आपको अपने आंसर में इंक्लूड करने की, कैसे स्टार्ट हुआ, इंग्लैंड में क्या पॉइंट्स रहे, और इंग्लैंड में किसका इन्वॉल्वमेंट रहा रिफॉर्मेशन में, या किस वजह से चेंजेस आए। तो ये आपको कुछ पॉइंट्स इंक्लूड करने थे, और भी कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें मैं डिस्कस करूंगी, पर आज नहीं, ठीक है। तो क्या आपको ये पॉइंट्स यहाँ तक क्लियर हुए? बहुत ज्यादा नॉलेज हो जाएगा तो फिर आप लोगों के बाउंस हो जाएगा, वो मैं नहीं चाह रही हूँ। मैं इसी आज की क्लास के बेसिस पे ही आपको एक शॉर्ट नोट लिखने को दूंगी। क्या आप लिख पाएंगे? बताइए। आज की क्लास में काफी डिस्टरबेंस रहा, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। कभी मेरे डोर पे कोई नॉक करने लग रहा था, कभी कोई मेरे को कॉल कर ले रहा था, ठीक है, और इस वजह से। मैम मैम लास्ट में आपने क्या बोला? एक्चुअली नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी मेरी। लास्ट में अभी आपने क्या बोला? मैंने ये बोला है कि हेनरी VIII ने एन बॉयल से शादी करी थी, बाद में उसको भी बेचारी को किल कर दिया गया था, ठीक है। और 1534 में एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी आई थी, ये आपको याद रखना है। एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी के थ्रू इन्होंने चर्च को अलग कर दिया था, पोप की अथॉरिटी को अलग कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ तक आप इसको आप यहाँ तक पढ़िएगा, इसको रिवाइज करिएगा। आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। रिफॉर्मेशन के ऊपर तो हमने आंसर लिखा है ना? आपने लिखा है, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे नहीं भेजा है, ठीक है। जिन्होंने नहीं भेजा उन्हें लिखना है, और जिन्होंने लिखा है उनको नया क्वेश्चन लिखना है, बाकी तो मैं भेजूंगी। क्या आप समझ पा रहे हैं? और आप में से कुछ लोगों की कुछ गलतियां भी थी, वो आप इम्प्रूव करेंगे कि क्या पॉइंट्स थे जो आपने इंक्लूड नहीं किया है, उसको भी आप इंक्लूड करेंगे। बहुत सारे जैसे पॉइंट्स हैं जो आप लोग इंक्लूड नहीं करते जब मैं आंसर नहीं भेजती उसके पहले, तो आप लोग उन पॉइंट्स को भी इंक्लूड करके एक बार दोबारा से आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो क्या आपको समझ में आई आज की क्लास? डिस्टर्बेंस के लिए मैं माफी चाहती हूँ, कोशिश करूंगी कल कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है। Yes, ma'am, समझ में आ गई. And also, ma'am, tomorrow are we beginning with the synthesis of sentences? हाँ, कल सिंथेसिस स्टार्ट करेंगे। नरेशन अभी मैं नहीं कर रही हूँ, वो लेंदी हो जाएगा। Okay. ठीक है, ओके, चलिए ठीक है, फिर आज की क्लास एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। आंसर के रिव्यू में आपको मैसेज करके भेज दूंगी, और बाकी लोग भी आंसर भेजिए जरूर से जरूर। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू।